अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में कहते हैं वेलकम। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि हम अभी ऑन एयर नहीं है, बट वी आर ऑन एयर। आज मैं अकेला हूँ इस सेट पर, चूँकि सबीन की तबीयत थोड़ी सी हुई है ख़राब, बल्कि थोड़ी सी कहना शायद गलत होगा, चूँकि जब सबीन की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो तब भी वो ऑफिस आती है, बट आज से थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। अल्लाह उसको सेहत दे, हमारी दुआएं। सबीन आपके साथ हैं, पूरा सेट, पूरी टीम आपको मिस भी कर रही है। आई एम श्योर व्यूअर्स भी मिस कर रहे होंगे और करेंगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी कमी महसूस ना होने दूं। गपशप कुछ ऐसी रहे आप सबसे। तबीयत की जो ख़राबी की हमने बात की, आजकल मौसम भी ऐसा है कि इसमें तबीयत ख़राब हो जाती है। अब इसमें करना क्या होता है, एहतियात करें। इसका मतलब कतन ये नहीं कि सभी ने एहतियात नहीं की होगी, जनरली वो एहतियात करती है, लेकिन हाँ हम एहतियात नहीं कर रहे होते। जब एहतियात नहीं करते तो फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। स्पेशली अगर हम वाटर कंटामिनेशन की बात करें, आजकल बरसात के मौसम में हम देख भी रहे होते हैं कि जहाँ जहाँ पे ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होता है, नहीं बोरिंग हुई होती है, वहाँ पे पानी इस्तेमाल करते हैं। या फॉर दैट मैटर अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं और पानी इस्तेमाल करते हैं, समटाइम्स चेंज ऑफ वाटर से भी हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट बग्स होते हैं और वो आप पे उसका एक डिफरेंट रिएक्शन हो सकता है। सो कोशिश ये करें कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो बॉटल वाटर का इस्तेमाल करें या पानी उबाल कर पिएं। घरों में भी है तो भी आई वुड सजेस्ट यू कि आजकल के मौसम में पानी उबाल कर पिएं, क्योंकि बहुत सी बीमारियां पानी से फैलती हैं और अगर हम पानी उबाल कर पिएंगे तो बहुत चांसेस कम हो जाते हैं कि आप बीमार होंगे। स्पेशली वो घर जहाँ पर बुज़ुर्ग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वहाँ पर हम इशूज़ ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है। जब इम्यूनिटी ही कॉम्प्रोमाइज़्ड हो तो ऐसे किसी भी सिचुएशन में आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ गलतियाँ भी करते हैं। चलें, टोटके तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब हम दवाई अपनी मर्ज़ी से लेते हैं या किसी ऐसे शख्स के कहने पर लेते हैं जो डॉक्टर नहीं है, तो फिर भी काम ख़राब हो जाता है। सो आपने करना ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर तबीयत हो गई है नासाज, एक तो ये कि प्लीज़ रेस्ट करें, अपनी बॉडी को रेस्ट दें, ताकि खुद बॉडी उस पर एक रिएक्शन करे और बॉडी खुद से कोप अप करे और आगे बढ़े। लेकिन अगर आपने दवाई लेनी ही है सो प्लीज़ डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल किया करें, और जब आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल नहीं करते तो फिर ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, इसमें भी एक और गलती जो हम करते हैं वो होता है एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल में, जो कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है, बल्कि उन चंद ममालिक में जहाँ पे एंटीबायोटिक्स का बेदरिया इस्तेमाल होता है। उसकी वजह से हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी वीक इस तरह अंदाज से हो जाता है कि जो बैक्टीरियाज हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। क्यों? एक तो हमने बेजा इस्तेमाल किया एंटीबायोटिक्स का फ्रॉम वेरी यंग एज। दूसरी बात यह कि हम डोज पूरी नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल अब कहा जाए 250 mg या 500 mg या ट्वाइस अ डे या 3 टाइम्स अ डे लेनी है और 5 डेज तक आपने लेनी है, तो हम क्या करते हैं, आज मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू की, सुबह पहली डोज ली, आफ्टरनून में सेकंड डोज ली, या फॉर दैट मैटर आपने सेकंड डोज अगर रात में लेनी है, लेने के बाद आपको लगता है कि तबीयत में बेहतरी आ जाए, आप कहते हैं चलो चलो दवाई छोड़ देते हैं। सो ये नहीं करना होता। स्पेशली एंटीबायोटिक के एतबार से मैं ये बात करूँ कि आपने वो डोज भी पूरी लेनी होती है, और जिस तरह से डॉक्टर ने बताया था कि इतने दिन तक लेनी है आपने, वो लाजमी लेनी होती है। अदरवाइज़ अगर आप वो डोज पूरी नहीं लेते तो जो बैक्टीरिया सही तरह से मरा नहीं होता जिस्म के अंदर, वो उसके अंदर अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है उस एंटीबायोटिक के खिलाफ, जिसे कहते हैं AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और अगर खुदा न खास्ता आइंदा चलकर दोबारा से वही बैक्टीरिया आप पे रिएक्ट करता है तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और फिर आप ज़्यादा बीमार होते हैं। सो प्लीज़ दवाइयों के मामले में कोई बेहतियाती नहीं करनी, वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एंटीबायोटिक्स में स्पेसिफिकली आई वुड से दैट, और मैं इस पर बहुत स्ट्रेस देता हूँ अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, कि प्लीज़ इसके साथ आप लोग बेहतियाती ना किया करें, या तो मत लें, अगर ज़रूरत नहीं तो वैसे लेनी भी नहीं चाहिए। अगर आपने स्टार्ट कर दिया एंटीबायोटिक तो प्लीज़ डोज लाजमी मुकम्मल करें और एहतियात करें, अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। और चूँकि बारिशों का मौसम है और कहा यह जा रहा है कि 3-4 दिन तक बारिश रहेगी, वक्फे वक्फे से मौसम प्यारा बहुत है, खूबसूरत बहुत है, बल्कि कहना चाहिए कि इस्लामाबाद के वासियों के लिए पकौड़ों का मौसम है। कल भी ऐसा हुआ कि जब मौसम इतना शानदार, इतना सुहाना, इतना प्यारा हो गया, तो मैंने ये सोचा कि चलो कहीं जाते हैं, किसी प्यारी सी जगह पर जाकर ज़रा चाय शाय पीते हैं। हालांकि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टी, दिस इज़ नॉट टी, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जाके अच्छे मौसम में ज़रूर कहीं बैठूँ, और फिर कभी कभी पकौड़े खाने तो मुनासिब सी बात होती है, ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। फ्राई आइटम्स वैसे भी कम खाने चाहिए, क्योंकि फ्राई आइटम्स भी आपकी सेहत के लिए अच्छे होंगे। आज आप सब कहेंगे कि बहुत लेक्चर हो गया, लेक्चर नहीं है, मैं ख्याल रखना चाहता हूँ अपना भी, आप सबका भी। दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट कि हम सब एक दूसरे का भी ख्याल रखें ताकि हम बीमार ना हो, तो ये बहुत ज़रूरी बात थी। एनीवेज जी, हमें बढ़ना है प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम जब बात करेंगे डिफरेंट मौज़ूआत पर अपने मुख्तलिफ मेहमानों से, उसके लिए आप रहिए हमारे साथ। हम छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे, कहीं मत जाइए। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। ख़वातीन की मौशी खुद मुख्तारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आई थिंक डेली बेसिस पे गालिबन बात कर रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगेन मैं ये बात करूँगा, इस पर स्ट्रेस दूंगा कि पाकिस्तान जिसकी हाफ पॉपुलेशन ख़वातीन पर मुश्तमिल है, अगर उन्हें ही हम ख़ुद मुख्तार नहीं बना रहे तो हम बहुत पीछे रहेंगे। अगर हमें आगे बढ़ना है और बहुत तेज़ी से बढ़ना है, जो कि बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए इकनॉमिकली, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ख़वातीन को एम्पावर्ड करें। अब उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम ये बहुत ज़रूरी होता है कि हर चीज़ ऐसी हो, इन्वायरमेंट ऐसा हो, कंड्यूसिव हो कि ख़वातीन को आगे बढ़ने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिल रहे हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, जॉब्स में, हर जगह पर। जब एक औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो ना सिर्फ वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है बल्कि वो अपने फैसले भी खुद करती है। जब अपने फैसले खुद करती है तो आप यकीन जानिए बहुत बड़ा चेंज आता है। आज हम इस मौजू पे बात भी करेंगे, बिलखुसूस जब ख़वातीन की मौशी खुद मुख्तारी की हम बात करते हैं, वो माशरती तरक्की के लिए कितनी ज़रूरी है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, SDGs के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इस मौजू पर बात करने के लिए जिस खातून ने हमें ज्वाइन किया है, उन्होंने 2 साल पहले एक इनिशिएटिव लिया था, फ़र्क पड़ता है। आज हम उनसे ज़रूर पूछेंगे कि कितना फ़र्क पड़ा, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दैट, कैसे वो काम कर रही हैं, कैसे ख़वातीन को वो एम्पावर कर रही हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुमना सहर साहिबा, जेंडर डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। थैंक यू एंड सो गुड टू हैव यू। मुमना, जो आपका अपना इनिशिएटिव था, मैं ज़रूर चाहूँगा इससे हम आगाज़ करते हैं। व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस, फ़र्क पड़ता है? So basically it started off in our class. So I went to university in Islamabad, तो वहाँ पे हमारी एक जेंडर एंड मीडिया की इसी तरह क्लास हो रही थी, जहाँ पे डिस्कशन होते होते हमने ये बात रियलाइज़ की कि कई दफ़ा मीडिया में भी और जनरली भी जेंडर की कॉन्वर्सेशंस में एक टिल्ट है जहाँ पे हम औरतों को पीछे छोड़ के का ऑफन टाइम्स जा रहे हैं। उसकी वजह से मी एंड अ फ्यू अदर पीपल इन माई क्लास वी डिसाइडेड कि दिस इज़ समथिंग दैट वी आर पैशनेट अबाउट एंड आवर वॉइसेस मैटर। सो इट स्टार्टेड विद अ पॉडकास्ट सीरीज़। बेसिकली हमने 5 एपिसोड्स बनाई, जिसमें हमने डीकोड किया कि किस तरह देसी मीडिया में जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्टीरियोटाइप्स को जन्म दे रही है इन रिगार्ड्स टू वुमेन। उस पॉडकास्ट सीरीज़ से हमें इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स आया कि हमने सोचा कि हमें इसको एक फुल स्केल इनिशिएटिव में तब्दील करना है। That is how फ़र्क पड़ता है came into being, and ever since then we never looked back. और अब माशाल्लाह से we have our donors who believe in our vision, who have invested in our vision, and that has enabled us कि हम आज काम कर रहे हैं अपने stakeholders के साथ। औरतें जो हर different walks of life से belong करती हैं, उनकी help कर रहे हैं, उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं। So, कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा बताएं कि किस किस पर्टिकुलर डोमेन में आप लोग काम करते हैं जिससे आपको लगता है कि अच्छा उससे फ़र्क पड़ रहा है? सो बेसिकली फ़र्क पड़ता है का सबसे जो मेन मॉडल है वो है डिस्कशंस जनरेट करने का। वी रियली वांट कि स्पेशली यूथ वो टेक पार्ट इन दीज डिस्कशंस, वो अपने नैरेटिव्स लेकर आएँ, एटलीस्ट वी आर गेटिंग आवर वॉइस आउट देयर। जब हमारी आवाज़ बाहर तक जा रही है, हमारे नैरेटिव्स पहुंच रहे हैं, तब वी कैन थिंक ऑफ सोल्यूशंस, तब वी कैन थिंक ऑफ द वे फॉरवर्ड। बट जब तक औरतों के मसाइल ऐसे हैं जिनसे दुनिया आगा ही नहीं है, या जिनकी तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे, दुनिया आगा नहीं है, हम आगा नहीं है एग्जैक्टली, और रिसर्च की भी कमी है। तो फ़र्क पड़ता है का जो मेन हमारा एम है थ्रू दिस इनिशिएटिव वो ये है कि हम सबसे पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करें, बट सिर्फ अवेयरनेस तक बात ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अवेयरनेस के बाद हमें उनके सोल्यूशंस भी साथ ही मिल के सोचने चाहिए कि हम सिर्फ छोड़ दें कि अब ये गवर्नमेंट का मसला है, ये तो NGOs का मसला है, बल्कि हम मेक श्योर करें कि हम खुद अपने सोल्यूशंस भी दे रहे हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मुझे समझाएं भी ये, आपके ख्याल में ज़्यादा मसला मिसोजिनी का है, इस सोच का है, इस माइंडसेट का, जिसको हमने चेंज करना है? बिल्कुल, आई डू बिलीव कि जो सोच है उससे सारी बात शुरू होती है। बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम्स हमने ये इनिशिएटिव देखा है, मैं नाम भी लेना चाहूँगी, देयर आर लॉट ऑफ UN इनिशिएटिव्स इन पाकिस्तान जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम होता क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब आप फॉर एग्जांपल कुछ अरसे पहले एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हम चाह रहे थे कि हम पुलिस में औरतों की तादाद और रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएं। ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि आप सोचते हैं कि अच्छा हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम उनके लिए क्राइटेरिया कम सख्त कर दें, हम उन्हें कहें कि FSC की जगह फॉर एग्जांपल आप मैट्रिक के बाद पुलिस फोर्सेस ज्वाइन कर लें। अब उसके साथ मसला क्या होता है कि जो मेल उनके काउंटर पार्ट्स हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ अनफेयरनेस आ जाती है, एक इनइक्वालिटी उनके दिमाग में ये होता है कि मे बी इनके लिए क्राइटेरिया लेस स्ट्रिक्ट है, तो मे बी दे weren't डिजर्विंग ऑफ दिस पोजीशन। तो जब वो पुलिस फोर्स में चली जाती हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी फील्ड में चली जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि इनको तो फॉर ग्रांटेड ये चीज़ मिल गई है। इवन दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझने का, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, कि जब आप डिस्क्रिमिनेशन इस वजह से करते हैं जब कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ऑलरेडी पीछे रह चुका होता है, तो उसको साथ लाने के लिए आपको ये डिस्क्रिमिनेशन करनी पड़ती है ताकि वो एटलीस्ट एक सेम ग्राउंड पे तो एक दफ़ा आ सकें।
Okay. तो इसलिए मैं समझती हूँ कि जो मिसोजिनी है और जो हमारी लाइक बेसिकली थिंकिंग और अवेयरनेस की कमी है, इसकी वजह से हम जितने भी इनिशिएटिव्स कर लें, हम जितना भी औरतों की कोटा रख लें, हम जितने भी उनके लिए इनिशिएटिव्स कर लें, कोई इतना फ्रूटफुल नहीं आ सकता नतीजा जब तक हम सोच की तब्दीली ना लाएं। वेरी ट्रू। अच्छा, इसमें मोमना आपको लगता है कि सोच के कॉन्टेक्स्ट में सवाल करूँगा कि चाहे यूनिवर्सिटी यानी तालीमी इदारों की बात हम करें, चाहे हम किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, अगर एक लड़की के मार्क्स अच्छे हैं तब भी वो लड़के कहें वो लड़की है ना इसलिए मार्क्स अच्छे आए हैं उसके। आई मीन दैट इज़ द कॉमन सेंटेंस जो हम सुनते हैं, हमने अपने आसपास सुना है। और अच्छा, इसमें बड़े दुख और शर्म की बात है कि एज अ मेल पार्ट हम उसके डिनाई भी नहीं कर रहे होते, किसी को रोक भी नहीं रहे होते, हम उसे कुछ भी नहीं कह रहे होते। सेम गोज़ एट कॉर्पोरेट सेक्टर और इन ऑफिसेज, जब भी खातून तरक्की कर रहे थे, किसी अच्छी पोजीशन पे जा रही होती, हम कहते हैं नहीं नहीं वो देखो वो तो खातून है ना। बिल्कुल ऐसे इस सिंपल सा जुमला बोलते हैं, नहीं बजाय इसके कि हम अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करें, हम कॉम्पीट करें, हम आगे बढ़ें और अपने आप से कॉम्पीट करें, rather किसी और से हमने करना है, अपने आप को इतना अच्छा आपको करना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ जाएं। लेकिन हमारे लिए अपनी कोताही छुपाने के लिए ये जुमला बड़ा आसानी से मिल गया क्योंकि वो खातून है। एग्जैक्टली जैसे आपने मेंशन किया है, मिसोजिनी और जो ऐसी कॉन्वर्सेशन है, ये हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन का है। ये बातें मैं और आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई किसी रूरल एरिया की बात है या लाजमी है मसला किसी स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का है। ये हम सब औरतों का नहीं, एज अ ब्रॉडर सोसाइटी मसला है कि कई दफ़ा हम ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका एक बहुत ब्रॉडर इफेक्ट है, पर हम ऐसे कैजुअली वो बातें। एजुकेशन की आपने बात की, इस पर मैं स्ट्रेस करना चाहूँगी कि कोई भी फील्ड हो ना, जिस तरह इवन एज सीरियस ऑफ फील्ड्स एज मेडिकल, डॉक्टर ब्राइड्स का जो फिनोमेना है पाकिस्तान में कि पीपल आर सेंडिंग देयर किड्स टू स्कूल, दे आर वेरी पैशनेट कि हाँ हमारी बेटी डॉक्टर बने, पर उसके पीछे आपका थिंकिंग क्या है? वो ये है कि वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ जाए। ये बहुत रेयर देखा जाता है। ज़्यादातर थिंकिंग ये होती है कि चलो सिक्योर फ्यूचर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ रिश्ताज एंड लाइक प्रेस्टीज, which I feel like ठीक है वो एक साइड प्रोडक्ट हो सकती है, पर मेन as a doctor, as prestigious as a department that it is, you should also think about कि उनकी economic independence है, एक welfare का काम है जो वो कर सकते हैं through this। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि वाकई ये सोच होना कि चूंकि सेफ प्रोफेशन फॉर खवातीन, फॉर वुमेन, हम ये वाकई बात करते हैं। जब हम छोटे थे तो बात होती थी या डॉक्टर या टीचर। अब ये बात है कि चलो चेंज हुआ, अब हमें हर फील्ड में खवातीन नज़र भी आ रहे थे, लेकिन वाकई ये जो ये सोच है कि अच्छा ये प्रोफेशन सेफ फॉर वुमेन है, आई मीन ये भी तो एक सोच है। आई मीन हमारी तमाम डिस्कशन सोच पे आके रुक जाती है कि सोच का असल में इशू है, और ये सोच सिर्फ मर्दों की नहीं है। यानी ये तो हमारे अपने घरों में आप देख लें कि माएँ भी प्रोटेक्टिव हो रही होती हैं, हालांकि देखें वो एक बात है, लेकिन वो जिस तरह से वो सोच रही हैं, आई थिंक शी शुड बी द बैरियर फॉर दैट कॉन्वर्सेशन। एग्जैक्टली ये आइडिया सिर्फ ऐसा नहीं है कि मर्द प्रोपोगेट करें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एज अ ब्रॉडर सोसाइटी ये एम्बेडेड है, डीपली एम्बेडेड है, विच इज़ वाई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में काम हो नहीं रहा। ऑब्वियसली वी आर चिपिंग एट इट, आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके चेंज आ रहा है, पर एट द सेम टाइम जहाँ जैसे आपने बात की सोच की सारी बात है, और आपने इंट्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट बात की, सारा जो आपने समराइज़ किया बेहतरीन तरीके से कि वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ एक औरतों के लिए नहीं है, उसका ब्रॉडर सोसाइटी पे इम्पैक्ट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक UNDP की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि 60% तक पाकिस्तान की GDP इम्प्रूव हो सकती है अगर हम सिर्फ अपना जेंडर गैप क्लोज करने की कोशिश करें। एट द सेम टाइम आई वांट यू टू टेक अ गेस कि अभी एज ऑफ प्रेजेंट इन द रीसेंट ईयर्स औरतों की GDP में कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी इन योर ओपिनियन? आई थिंक मे बी 5%। 1%। I was about to say 1%, पर मैंने जान के नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा 1% बहुत थोड़ा हो जाएगा। बट ऐसा ही है, दिस इज़ द रियलिटी। तो अब आप इसमें मुझे कोई UNDP या किसी का रेफरेंस देने की भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज आई फील कि कॉमन सेंस है कि अगर आप अपनी आधी आबादी को पीछे छोड़ देंगे तो फिर आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के ख्वाब देखिए 1% मींस इट्स ऑलमोस्ट नथिंग, इट्स ऑलमोस्ट नथिंग, नेग्लिजिबल है। और जो आपने बात की कि अगर हम उस जेंडर गैप को मिनिमाइज करते हैं 60% हमारी GDP ग्रोथ होगी, व्हिच इज what that is required। Exactly, ये सारी अनटैप्ड पोटेंशियल है। तो इससे सिर्फ ये नहीं है कि हमने औरतों को कोई फेवर कर दिया, उनको हमने इकोनॉमिक स्पेसेस में जगह दे दी, ये हमने फेवर किया अपनी सोसाइटी के साथ, अपनी इकोनॉमी के साथ, अपने मुल्क के साथ इवेंचुअली। अच्छा, वी हैव सो मेनी गुड एग्जांपल्स एज वेल। हम डिफरेंट डोमेन में खवातीन को आगे बढ़ता देख भी तो रहे हैं। वो खवातीन है जो चाहे स्पोर्ट्स हो, वो चाहे डिफेंस हो, डिफेंस फोर्सेज हो, सो मेनी अदर प्रोफेशंस एज वेल जहाँ पर खवातीन बहुत आगे माशाल्लाह बढ़ी हैं, उन्होंने नाम कमाया, बहुत से लोगों के लिए, बहुत से खवातीन के लिए रास्ता आसान भी किया है। सो आई थिंक हमें इन खवातीन जो कि हम हाईलाइट करते भी होते हैं टाइम टू टाइम, ज़्यादा हाईलाइट करना ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। व्हाट एल्स वी कैन डू टू इम्प्रूव दिस? सो बेसिकली आई बिलीव कि इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना पहले कि हमारे प्रॉब्लम्स हैं क्या, राइट?
लॉट ऑफ द टाइम्स जो मैंने इनिशिएटिव्स देखे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हों, NGOs हों, प्राइवेट सेक्टर हो, या इवन एज अ हाउस होल्ड मेम्बर अगर मैं कोई इनिशिएटिव लेती हूँ तो मैंने देखा है कि वहाँ पे ना हम किसी एक एस्पेक्ट पे प्राइमरीली फोकस कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल हमने स्किल डेवलपमेंट कर ली, हमने कहा ठीक है अब हम वर्कशॉप्स करा देते हैं, स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा. लेकिन द थिंग इज़ के उन स्किल्स की फंक्शनैलिटी कितनी है जो वो औरतें यूटिलाइज कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को कोई क्राफ्ट सिखा दिया है, राइट, आपने एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हो गई है, नाउ यू हैव लेफ्ट, अब उन औरतों को क्या मार्केट का एक्सेस है? नहीं है. सो बेसिकली फंक्शनैलिटी से मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दे देती हूँ. फॉर एग्जांपल आज सुबह मुझे आना था, आई वाज वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सो ऑब्वियसली रोड्स खाली हैं, ठीक है. तो अब माय पेरेंट्स वर टेलिंग मी के दे स्टिल ट्रीट मी लाइक अ बेबी, तो दे वर लाइक टेक योर ब्रदर विद यू, ठीक है. वो मुझे कहने के अब घर में गाड़ियाँ भी हैं, ठीक है, रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ है, मुझे गाड़ी चलाने का स्किल भी आता है, सब है, लेकिन फंक्शनैलिटी अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो इज़ इट पॉसिबल फॉर मी कि मैं जा सकूँ, वो फ्रीडम मेरे पास है? नहीं है. तो फिर इससे हमें समझने की ज़रूरत है कि कई दफ़ा हम औरतों को रिसोर्सेज भी दे रहे होते हैं, उनको स्किल्स भी दे रहे होते हैं, पर उसका कोई फंक्शन नहीं हो पा रहा होता, बिकॉज हमने उनको वो फ्रीडम ही उनके पास नहीं है. हमने ब्रॉडर सोशल इशूज़ को एड्रेस ही नहीं किया, उनके लिए सेफ स्पेसेस ही नहीं बनाई. तो इन सब इनिशिएटिव्स का एज सच कोई ब्रॉडर इम्पैक्ट नहीं हो सकता. मैं आपको एक एग्जांपल अपने काम से देना चाहूँगी. हरीपुर में वी वर ट्रेनिंग 200 वुमेन. what we did was कि हाँ, we not only trained them, हमने उनको ये नहीं कहा कि बस आप स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप में आ जाए, हम उनके घरों में गए, उन्होंने कहा कि हमें इजाज़त की ज़रूरत है. तो आप उसको फ़ाइट नहीं कर सकते कि क्यों तुम्हें इजाज़त की क्यों ज़रूरत है, तुम तो खुद मुख्तार होना चाहिए. वो हम गए, हमने उनके जो उनके हाउस होल्ड रिप्रेजेंटेटिव थे, तो जो ज़्यादातर मर्द थे, उनसे हमने बात की कि आप इनको इजाज़त दें कि ये वर्कशॉप्स अटेंड कर सकें. उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा कि चलो ठीक है, क्या वर्कशॉप अटेंड करेंगे, करेंगी. और वो करने के बाद हुआ ये कि 3 महीने बाद हमें एक सक्सेस स्टोरी सुनने को ये मिली कि एक खातून थी जिनके हस्बैंड 2 घंटे रोज़ पैदल चल के अपने काम पे जाने, क्योंकि वो बाइक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अपने बच्चों के खर्चे वगैरह निकालने के बाद. उन्होंने हमें बुलाया अपने घर कि मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देने वाली हूँ, मैंने उनके लिए बाइक खरीदी है फ्रॉम द क्राफ्ट्स दैट शी वाज क्रिएटिंग थ्रू दोज वर्कशॉप्स. तो अब हमने सिर्फ ये नहीं किया कि स्किल्स दे दिए और उनको बस हमने कहा कि ठीक है अब नाउ यूर ऑन. हमने उनको मार्केट से कनेक्ट किया, हमने उनके घर वालों से बात की, उनकी सोसाइटी में वो एक्सेप्टेंस पैदा की जो इसकी ज़रूरत थी उनको काम करने के लिए. तो उससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि ना सिर्फ उनके पास अब वो स्किल है, उनके जब घर वालों ने प्रॉस्पेरिटी देखी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखी, उन्होंने देखा कि अच्छा इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो उन्होंने उनको इस्लामाबाद एम्बेसी में भी आने दिया, अमेरिकन एम्बेसी में डिस्प्लेस पे भी आने दिया, एग्जीबिशंस पे भी आने दिया. पर इस सोच की तब्दीली में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी एफ़र्ट लगी और काफ़ी डिफरेंट डोमेन्स में एफ़र्ट लगी. तो ये मेरा मेन वो है, जब आपने सोल्यूशंस की बात की तो ये थिंग मेरी माइंड में सबसे ज़्यादा. आई मीन ऐसे बहुत से एग्जांपल सामने आते हैं, वो खुशी भी होती है. अब इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें. जस्ट इमेजिन बहुत से ऐसे घर होंगे, बहुत से ऐसी फैमिलीज़ होंगी जहाँ पर वाकई ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होंगे, जहाँ पर हम ये जुमला सुनते होंगे, अच्छा ये जो घर का मर्द है ना, ये जो बेटा है या ये जो बाप है, ये जो शौहर है ना, इस पर सारी जिम्मेदारी है इस पूरे घर की, इस पूरे कुंबे की, जिसमें 10-12 लोग भी हो सकते हैं. और अगर वही जो बर्डन है या वही जो एक स्ट्रेस, आई वुड से दैट उनके ज़्यादा समटाइम्स आप स्ट्रेस भी लेते हैं चीज़ों का, फाइनेंशियली जो क्रंच होता है या कंस्ट्रेंट्स होते हैं. सो उसमें आप जब डिवाइड करते हैं, देयर आर मोर देन 1 पीपल इन होम जो कि कमा रहे होते हैं, तो नेचुरली डिवाइड भी हो जाता है और आप आगे बढ़ते हैं. आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल, आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट कि वो शौहर, वो बाप, वो भाई जो पहले बाइक अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन घर की खातून ने उनका साथ दिया, उनको सपोर्ट किया. तो हमें ये भी मर्दों को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि इससे आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा. चलो खातून का तो होगा, सो होगा, जनरली आपका होगा, फिर इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पूरे मुल्क का होगा. अच्छा, अब इसमें मैं ज़रूर चाहूँगा थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा कि ऐसे में जो कल्चरल कंस्ट्रेंट्स आते हैं, ज़ाहिर पाकिस्तान है, उसमें हम डिफरेंट कल्चर्स हैं और हमें उनको रिस्पेक्ट भी करनी होती है. उस कल्चरल बैरियर को ब्रेक किए बगैर हमें ये बताना कि अच्छा इसका कतन मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ चार दीवार का तकद्दुस पामाल हो जाएगा कि खातून काम करेगी. तो ये बात समझाना भी बड़ी ज़रूरी है, बिकॉज ज़रा कल्चरल बैरियर्स हैं, हमें उनको रिस्पेक्ट भी करनी है. तो हाउ आर यू डूइंग दैट? एग्जैक्टली, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपका इनिशिएटिव इज़ ओनली एज प्रोडक्टिव एज जितना आपने कंसिडर किया कि आप किस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, राइट? अगर आप कोई भी मॉडल लेके आ जाते हैं और आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं बगैर ग्रास रूट्स कम्युनिटी से बात किए, उनके पर्सपेक्टिव जाने, तो ये भी अनफेयर है उनके साथ. आपके ख्याल में तो शायद आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं या आप औरतों के लिए काम कर रहे हैं, पर उससे क्या होता है कि और ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है कम्युनिटी में. तो बजाय इसके कि औरतों की सपोर्ट में इजाफा हो, उल्टा उसके अगेंस्ट नैरेटिव्स जन्म लेना शुरू कर देते हैं. तो इसलिए जहाँ पे आपने बात की कि
जो एक बंदा है उसके ऊपर सारा हाउस होल्ड बर्डन है वो शेयर हो जाता है। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो है वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि इट वाज फाउंड रिसर्च के थ्रू, और ये मल्टीपल रिसर्चेस कई मुल्कों में हो चुके हैं जो लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान की तरह, मैं वेस्ट की बात नहीं कर रही, जिनमें ये पता किया गया है कि जब भी उन्होंने कंट्री की डेवलपमेंट की बात की है ना, जैसे बांग्लादेश के हम एग्जांपल ले लेते हैं, पार्टीशन जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था तो तब उनकी पॉपुलेशन थी हमसे ज़्यादा, और आज उनकी काफ़ी परसेंटेज से उनकी पॉपुलेशन कम है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़्यादातर काम किया है वुमेन एम्पावरमेंट पे, औरतों को खुद मुख्तार करने पे। ये एक डायरेक्ट को रिलेशन सामने आई है कि जब आप औरतों को एजुकेटेड एम्पावर्ड करते हैं तो दे मेक मोर रैशनल डिसीजंस इन देयर हाउस होल्ड। वो एक एम्पावर्ड पोजीशन में होते हैं कि वो अपने घर के डिसीजंस भी ले सकें, और वो अपनी हेल्थ पे फोकस कर पाती हैं। एग्जैक्टली, वो फैमिली प्लानिंग पर अपना रोल प्ले कर पाती हैं, वो गाइड कर पाती हैं। एंड दिस इज रिसर्च व्हिच शोज कि जब औरतों को ज़्यादा डिसीजन मेकिंग की पावर दी गई तो ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे बच्चों की तालीम पे और उनकी हेल्थ पे। सो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस होना शुरू किया था, व्हिच अगर आप ब्रॉडर सोसाइटी में इसके इम्प्लीकेशंस देखें, अगर सारी माएँ इतनी खुद मुख्तार हों कि वो अपने घर के डिसीजंस ले रही हों, तो ये एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हम मोस्टली तो ये बात यही कोशिश करते हैं, अच्छा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है जी, वो एज एन एंटरप्रेन्योर या कुछ भी करके वो कमा रही है, वो घर में साथ दे रही है, बट हम क्या देखते हैं, उसका बैंक अकाउंट नहीं है। हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग पावर उसकी नहीं है, पैसा उसने कमाया है जिस पे उसका ही हक है, लेकिन वो कहाँ लगाना है वो उसका फैसला शौहर तो कर रहे हैं, उसके सास ससुर भी कर रहे हैं। ये भी हमने केसेस देखे हैं जहाँ पर लिटरली मुझे कुछ केसेस देखे तो वाकई मुझे शर्म महसूस है कि हो क्या रहा है सोसाइटी की, जहाँ पर ससुर ये कहता है, ये पूछता है कि अच्छा तुम्हारी तनख्वाह कितनी है और ये मैं डिसाइड करूँगी वो तनख्वाह कहाँ लगनी है। आई मीन हु आर यू? एग्जैक्टली, हु आर यू? और ये तो हम उन औरतों की बात करें जिनके पास जॉब्स हैं, ठीक है, जो एम्पावर्ड हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनके पास पे भी ऑटोनॉमी नहीं है। फॉर एग्जांपल ऑलरेडी औरतों की तादाद जो लैंड ओनर्स हैं वो बहुत कम है, लेकिन उन लैंड ओनर्स में से भी कितनी औरतें हैं जो उस ज़मीन के बारे में डिसीजन भी ले सकती हैं कि मैंने बेचना है, मैंने इसके ऊपर कुछ उगाना है, नहीं कर सकती। इवन दो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम देखें तो ज़्यादा औरतें काम कर रही हैं फील्ड में, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग के पावर में नहीं है। तो दैट्स वेरी राइट कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम औरतों को जहाँ पे उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन ईजियर करें। अब इवन सिम कार्ड ज़्यादातर आपके भाई के नाम पे, अबू के नाम पे, तो माइक्रो फाइनेंसिंग जो ऑनलाइन बैंकिंग है, इजी पैसा हो गया, ये सब भी उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो वो यही है कि अगर वो कोई छोटा बिजनेस भी कर रही हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, तो वो कह रही हैं कि इजी पैसा मेरे भाई के अकाउंट में कर दें। अब फिर एक गेट कीपर बीच में आ गया है जिससे उनको परमिशन की ज़रूरत है, जिस पर वो डिपेंडेंट है, इवन इफ स्किल उनका अपना है, मेहनत उनकी अपनी है। इट्स वेरी ट्रू। आपको लगता है कि अर्बन और रूरल चैलेंजेस आर डिफरेंट? आई थिंक कि चैलेंज ना ब्रॉडर एक्सेस का ही है। एक्सेस अब डिफरेंटली ट्रांसलेट होता है जब अर्बन और रूरल में हम बात करते हैं। अर्बन में फॉर एग्जांपल तो हमारे एक्सेस के इशूज़ ज़्यादा एग्जैजरेटेड होते हैं समटाइम्स, कि ठीक है उनको कई दफ़ा इजाज़त ही नहीं मिल रही, राइट। पर अर्बन एरियाज़ में भी अगर आप देखें तो जो बीच में सारी बात है वो सेम ही है कि मसला एक्सेस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। लॉट ऑफ द वुमेन दे रिपोर्टेड कि उन्होंने अपनी जॉब्स और अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाज़न्ट सेफ, कम्यूट वाज एन इशू। एग्जैक्टली, लेकिन ये आई एम श्योर के यू मस्ट सेकंड दैट कि चीज़ें बेहतरी की तरफ इस बुनियाद पे भी गई कि हमने पिंक बस सर्विस, हमने ऐसे कम्यूट देखे, हमने इवन प्राइवेट सेटअप में भी हमने देखा कि बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा भी रही हैं। लेकिन हाँ, चूँकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा चाहिए। फिर मोमना, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा माशाल्लाह आप काम कर रही हैं। जितना ज़्यादा काम हो उतना कम इसलिए भी लगता है चूँकि काम बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है, और वो हम सब ने मिलकर करना है। वो किसी एक जेंडर ने नहीं करना, किसी एक फ्रेगमेंट ऑफ सोसाइटी ने नहीं करना, वो एज अ सोसाइटी एज अ होल विद अ होलिस्टिक अप्रोच हम सबको मिलकर करना है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। इट्स द न्यूज़ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत मेहमान आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। कॉलम निगार हैं, सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ़ हैं, कई किताबें तहरीर कर चुके हैं। एक किताब मेरे पास है, इस पर थोड़ी देर बाद बात करूँ, बिकॉज अभी किताब लॉन्च होनी है, बट लॉन्च होने से पहले देखिए हम इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के जब ताल्लुकात की बात करते हैं तो ही इज़ अ की पर्सन इन दैट। वाई एम सेइंग दैट बिकॉज 36 साल से माशाल्लाह वहाँ पर हैं। TRT उर्दू सर्विस के हेड के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने काम किया उसमें ही इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी, रादर द ओनली पाकिस्तानी मस्ट से, जिन्होंने
तुर्की की ज़बान में PhD की है। और जब हम पाकिस्तान और तुर्की की बात करते हैं, ताल्लुकात की बात करते हैं, हम ज़रा लैंग्वेज की बात भी करते हैं। उर्दू और टर्की जो लैंग्वेज है उसकी जो डिक्शनरी है वो भी इन्होंने कंपाइल की है और उसको अभी रिसेंटली लॉन्च भी किया गया सदर आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से। तो आज हम उनसे बात भी करेंगे, बल्कि किताब की बात भी करते हैं। रजब तैयब एर्दोगान आलम इस्लाम का टाइगर, ये वो किताब है जिसकी लॉन्च होने वाली है इन फ्यू डेज़। तो हम पूछेंगे इस किताब में ऐसा क्या है। डॉक्टर फुरकान हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, आई जस्ट केम टू नो दैट एज वेल। इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, अल्लाह को सलामत रखे। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। कितने अर्से बाद पाकिस्तान आना हुआ? ये एक्चुअली अब मैं तकरीबन 1.5 साल बाद आया हूँ। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो डॉक्टर ने परमिशन दे दी, आप जा सकते हैं पाकिस्तान। तो 1.5 साल के बाद पाकिस्तान वापस आया। दैट्स ग्रेट सर, अल्लाह सलामत रखे। शुक्रिया। अच्छा, आप चूँकि कॉलम भी लिखते हैं, आप किताबें भी लिखते हैं, एज अ जर्नलिस्ट भी काम करते हैं, ज़्यादा इन्जॉय क्या करते हैं? हाँ एक्चुअली ज़्यादा इन्जॉय जो है पाकिस्तान तुर्की के तल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मेरा मेन मकसद जो है वो यही है कि दोनों ममालिक के दरमियान, आपको पता हो कि दुनिया में इन तल्लुकात की मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि पाकिस्तान तुर्की के अवाम के दरमियान ये तल्लुकात है। और ये तल्लुकात हुकूमत को जो भी हो, पाकिस्तान में हो, तुर्की में हो, चेंज हो जाए, कोई इसका जिसे कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अवाम के दरमियान तल्लुकात होने की वजह से हमेशा ही जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मेरा मेन मकसद भी यही है कि इन तल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए। मैं क्योंकि अभी आपको पता हो कि 36 ईयर से वहाँ पर वो मेन इसी के लिए जो है वो काम कर रहा हूँ। अच्छा, हमने इन ताल्लुकात में ना एक नई बुलंदी भी देखी है इन रीसेंट टाइम्स। जी हाँ, स्पेशली जब से हमने तुर्की के ड्रामे पाकिस्तान में नशर किए हैं, जो पाकिस्तान का कनेक्शन डेवलप हुआ है तुर्की के साथ, वहाँ के कल्चर के साथ, वहाँ के नॉर्म्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस के साथ, तो वाकई हम उसको बड़ा चैरिश भी कर रहे होते हैं। डू यू थिंक कि इसमें ड्रामा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है? हाँ सही कह रहे हैं। अर्तुगरुल गाजी के ड्रामा से जो है वहाँ से पाकिस्तान से जो है वो ड्रामा, एक्चुअली मैं सबसे पहले ये चीज़ बता दूँ, पाकिस्तान PTV के ड्रामे थे, अनकही, इस तरह के ड्रामे जो थे वहाँ दुनिया भर में मशहूर थे। और वो पहली दफ़ा जो है वहाँ तुर्की के TRT चैनल पर भी चलाया गया था। उसका मैंने तर्जमा भी किया था। और अब जो है उल्टी गंगा बह रही है, अब वहाँ के ड्रामे जो है वो पाकिस्तान में पहले हमारे ड्रामों ने वहाँ धाक बिठाई जी, फिर हमने कहा कि वहाँ के ड्रामे जरा यहाँ पे आ जाए। बिल्कुल यही कह रहे हो, तुर्की के ड्रामे जो है आप देख रहे हैं PTV पे चल रहे हैं। पहले अर्तुगरुल गाजी चल रहा है, बारबरोसा चल रहा है, कई ड्रामे चल रहे हैं। और ज़बरदस्त पाकिस्तान में बड़ी मकबूली, तुर्की के बारे में लोगों को ज़्यादा जो नॉलेज हासिल हुआ है वो इन्हीं ड्रामों ही की वजह से हासिल हुआ है। एक दूसरे के मज़ीद करीब आ गए ड्रामों ही की वजह से। अनकही की वजह से आए थे, वो अनकही की वजह से तुर्क जो है वो पाकिस्तान के साथ करीब आ गए थे। अब पाकिस्तान के लोग जो है तुर्क ड्रामों की वजह से तुर्की के करीब आ गए। दैट हैपेंस कि अगर आप पाकिस्तान से कोई जाए तुर्किया विजिट करने के लिए तो बड़ा वार्म वेलकम मिलता है जनरली आवाम की तरफ से। क्या अगर बताएं कि यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो जो उनकी आंखों की चमक होती है, वो जो उनका एक अंदाज होता है, वो बता देता है कि वो कितनी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ पाकिस्तानियों की इतनी इज्जत है कि आप सोच भी नहीं सकते पाकिस्तानियों को। दुनिया में जो वक़ार है वहाँ पर तुर्की में, दुनिया में किसी और मुल्क में वो नहीं। पाकिस्तानियों को जिसे कह सकते हैं, हम 74 की भी बात करें, बचपन मैंने वहाँ पर गुजारा था, तो उस वक्त ये साइप्रस की जंग हुई थी। तो साइप्रस की जंग में पाकिस्तान ने तुर्की की बहुत मदद की थी। उस मदद की वजह से उन लोगों ने पाकिस्तान जो है जब पहली दफ़ा गए थे तो उन लोग होटल में ठहरे, यहाँ ठहरे, किसी किस्म की कोई जो है वो पेमेंट वगैरह नहीं ली थी कि एज ए आप पाकिस्तानी हैं, आपने हमारी बड़ी मदद की। आप शुरू होगा कि सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया में भी पाकिस्तानियों ने बड़ी खिदमत की हुई है। वो कभी भी तुर्क जो है पाकिस्तान की खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं करते। वो कहते हैं कि हमेशा हमारा एक ही मुल्क ऐसा है जो हमेशा बैक हमें करता है, हमेशा जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमारे पीछे होता है, हमारी पुष्ट पर होता है और हमारा मुकम्मल तौर पर साथ देता है। आपको पता होगा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तुर्की जो है वो हमेशा पाकिस्तान के मौके, मसला कश्मीर हो, कुछ भी हो, और पाकिस्तान के मौके पर रिसेंटली अगर हम पाकिस्तान इंडिया एस्केलेशन की बात करें, जी मैं उसी तरफ मरसूस, जिसमें पाकिस्तान ने जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया इंडिया को, उसमें जश्न तो तुर्की में भी हुआ। हाँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ। ये देखिए तुर्की वाहिद इस्लामी मुल्क था और एक आज़रबाईजान था जिसके लीडरों ने खुलकर जो है वो पाकिस्तान के मौके की हमायत की। हर तरह के ड्रोन जो जंगी सामान जो कुछ फराहम कर सकते थे किया। इसीलिए वहाँ पे आपने देखा होगा कि तुर्की में और आज़रबाईजान पाकिस्तान की फतह पर ऐसा जश्न मनाया गया जैसे पाकिस्तान की फतह है, पाकिस्तान के लोग जश्न मना रहे हैं। मेरा ख्याल मैंने पाकिस्तान में ऐसा जश्न नहीं देखा जैसा कि तुर्की ने जो है तुर्की में ये जश्न मनाया गया। ऐसी मिसाल हमने कभी देखी नहीं कि किसी कोई दो मुल्क हों, उनके दरमियान का मसला हो, कोई और मुल्क में वहाँ पे उस तरह से इतनी उसकी हिमायत हो किसी एक मुल्क को लेके कि जस्ट लाइक कि वो आपका अपना घर है, अपना मुल्क है, अपने लोग हैं। मज़े की बात है कि इंडिया ने फिर तुर्की पर जो है
पाबंदियाँ आयद कर दी। फॉर एग्जांपल उनके टूरिस्ट वगैरह जो है वो आया करते थे तुर्की में, शादियों वादियों के जो है इवेंट्स हुआ करते थे, उनकी जो मार्बल बाकी जो बरामदात थी उस पर बैन लगा दिया हिंदुस्तान ने कि तुर्की में हम टूरिस्ट। यानी इंडिया ने हमेशा वही किया जो वो करता है कि वो ऐसे ही स्टेप्स लेता है, ऐसे ही ओछे हथकंडे अपनाता है, और अभी भी जो उसने किया, तो क्या तुर्की को इससे फ़र्क पड़ेगा? हाँ नहीं, तुर्की देखिए, तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान की मदद की। उसको पता है कि हालांकि हमारे हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छी ट्रेड है, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, हम पाकिस्तान के लिए जिसे कहते हैं कि जान दे सकते हैं, पाकिस्तान के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वो हम करके दिखाते हैं और दुनिया को फिर साबित करते हैं कि वाकई पाकिस्तान हमारा साथ, जिस तरह पाकिस्तान ने हमेशा जो हमारे जो है गुर्बत में, जिस मुश्किल मसाइल में हमारा साथ दिया, अब हमारे पे ये कर्ज है कि हम पाकिस्तान का साथ दें। इसलिए वो हमें वो किसी किस्म की परवाह किए बगैर दुनिया के बैन प्लेटफॉर्म पर हमेशा खुलकर पाकिस्तान की हमायत करता चला आ रहा है। एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, Turkey is doing that. अच्छा, थोड़ा सा किताबों पे भी आएंगे। मैं इससे पहले किस किताब पे हूँ, वो जो उर्दू और तुर्की ज़बान की डिक्शनरी आपने कंपाइल की, थोड़ा सा मुझे बताएं कि व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दैट? हाँ, एक्चुअली वो जो है डिक्शनरी जो है वो बहुत पहले, तकरीबन 10-12 साल पहले, जब ये कंप्यूटर इतना जिसे वास्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अच्छा। अब तो आप ट्रांसलेशन अब तो इजी हो गया, ऑनलाइन कर देते हैं। अब तो जाए तो फ़ोन से बात कर लेते हैं। हाँ, यार ये मैंने लिखा है, ये मैंने पढ़ा है, तो ट्रांसलेशन आपको मिल जाती है कि ये, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई नहीं था। उसे मैंने इसको तैयार किया था, और तुर्की उस वक्त जो पाकिस्तान के सदर आसिफ जरदारी पहले दौर के सदर थे, और तुर्की के सदर अब्दुल्ला गुल थे। उन दोनों ने मिलकर इस किताब की, यानी डिक्शनरी की जो है वो लॉन्चिंग की थी। ये मेरे लिए एजाज़ था कि दो ममालिक सदूर उन्होंने मिलकर जो है वो इस लुगत की जो है वो इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया था, और मेरे लिए बहुत बड़ा माशाल्लाह। और आपने तो तुर्की लैंग्वेज में PhD भी की? हाँ जी, मैं अभी तक वाहिद पाकिस्तानी जिसने तुर्की ज़बान में PhD की हुई है, और यही वजह है कि वहाँ के सदर अर्दवान जब भी पाकिस्तान आते हैं तो उनके एज ए ट्रांसलेटर के तौर पर मैं जो है खिदमत फराम करता हूँ। मेरे एक और भी साथी हैं, लेकिन आम तौर पर मैं जो ज़्यादा दफ़ा उनके साथ एज ए ट्रांसलेटर के तौर पर आया हूँ। वो पाकिस्तान से जो भी जो डेलीगेशन जाता है, प्राइम मिनिस्टर जाता है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ में बड़ी अच्छी तरह मुझे जानते हैं। एज ए ट्रांसलेटर जो है मैं उनके साथ, जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे उस वक्त से काम करता चला आया हूँ, और ये सिलसिला जो है आज भी जारी है। फिर तो आपने बहुत की पर्सनैलिटीज़ के बहुत करीब रहकर काम किया है। जी हाँ जी, बहुत बेहतर तौर पर आप उनको समझते हैं। मैं बल्कि चाहूँगा बस किताब पे बात करें, रजब तैयब एर्दोगान आलम इस्लाम का टाइगर, थोड़ा सा बताएं कि इस किताब में क्या है? हाँ, इस किताब में पाकिस्तान और तुर्की के तल्लुकात में जो कुछ इजाफा हो रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म, दोनों ममालिक के सदूर ने, और ख़ास तौर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के बारे में जो कुछ भी इन्होंने बैन-अवी सतह पर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, उस मौक़िफ़ के बारे में, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जो इनके तल्लुकात हैं, नवाज शरीफ के साथ जो तल्लुकात हैं, और जो पाकिस्तान पहले वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ तल्लुकात थे, इमरान खान के साथ तल्लुकात थे, उन सब की मैंने डिटेल दी है। आपको मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि तुर्की के साथ हमारे तल्लुकात अवामी सतह पर ये तल्लुकात हैं, यानी ये तल्लुकात वहाँ पर कोई भी हुकूमत आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा जो बढ़ते चले जा रहे हैं। और हाँ, हमें फ़ायदा ये हुआ कि रजब तैयब एर्दोगान ऐसे लीडर हैं जो पाकिस्तान को दिल की गहराइयों से चाहते हैं। आपने देखा हो कि वो जब भी कोई जलसा आम करते हैं, जब भी आवाम से ख़िताब करते हैं, वो पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के लाजमी तौर पर इशार को पेश करते हैं तुर्की ज़बान में। वो क्योंकि तुर्क अवाम भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल को बहुत पसंद करते हैं, और वो अवाम को जिसे कहते हैं कि दिल मोल लेने के लिए इन अशार को पेश करते हैं, और वहाँ जिसे वो गर्म खून जो है गरमाते हैं। इस तरह वो पाकिस्तान के साथ अपनी गहरी मोहब्बत का इजहार भी कर जाते हैं, और ये भी अवाम को बताते हैं कि पाकिस्तान हमारा जो दोस्त है, सही मायने में दोस्त है, मुश्किल वक्तों का दोस्त है। ये सारी मैंने किताब में उनके जो बिहेवियर, पाकिस्तान के बारे में जो नुक्ता नज़र है, तुर्की पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो कुछ भी ऊंच नीच आती जा रही, जो फ़रोग पाते जा रहे हैं, इस तरह जो भारत के साथ कशीदगी, सब कुछ जो है मैंने इस किताब में जो है वो पेश किया। अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी आजकल में जो है वज़ीर आज़म हाउस में जो है इस किताब की जो है वो लॉन्चिंग होगी इंशाल्लाह। जी हाँ। अच्छा, चूँकि कई बार आपकी मुलाकात हुई रजब तैयब एर्दोगान से, मैंने पहले भी कहा कि आपने बहुत करीब के साथ काम किया, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक़या जो आपको लगता है कि आप कोट कर सकते हैं यहाँ पे कि अच्छा दैट इज़ समथिंग टू बी शेयर्ड, वो क्या है? वो कोई जुमला भी हो सकता है, कोई लफ्ज़, कोई रिएक्शन हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में उनकी कोई बात हो सकती है। हाँ, वो एक चीज़ तो कहते हैं
मैं दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन हम दुनिया के साथ ताल्लुकात एक तरफ रखते हैं और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात एक तरफ रखते हैं। पाकिस्तान के लिए हम जो अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं, ये जो चीज़ है आप किसी दुनिया के किसी लीडर से नहीं सुनेंगे कि दुनिया एक तरफ और पाकिस्तान एक तरफ। यानी पूरी दुनिया को वो एक निगाह से देखना और पाकिस्तान के लेंस बिल्कुल सेपरेट। हाँ, ये वो आप देखिए, सिर्फ तुर्की के साथ रजब तैयब एर्दोगान ही का बिहेवियर नहीं, ये अवाम का भी बिहेवियर है। अवाम के साथ भी इसी तरह है, वो भी पाकिस्तान को एक तरफ एक नज़र से, क्योंकि उनके पता है हमेशा से थ्रू आउट जो है वो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत हमेशा जो है वो तुर्की की मदद को करती चली है। हमारे वहाँ पर जब ज़ल्ज़ला आया, वहाँ पर खिलाफत मूवमेंट, जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, फिर साइप्रस की जंग में सिर्फ पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क था जो तुर्की की मदद की थी। फिर वहाँ पर आपको पता होगा कि दहशत गर्दी जो पाकिस्तान से पहले से चली आ रही थी, 70s से चली आ रही थी, और पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क था जिसने तुर्की की भरपूर मदद की थी। और उस वक्त से ये जो है तुर्की पाकिस्तान का भरपूर तरीके से एहसानमंद है कि तुर्की हमेशा जो है, पाकिस्तान हमेशा तुर्की की मदद को आता है। मुश्किल कुछ भी हो जाए, हमारे अपने भाई मुल्क, अपने ब्रदर मुल्क जिसे कहते हैं यकजान दो कालिब, ये दो ममालिक ऐसे हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा आपने कहा यकजान दो कालिब। मैंने भी कुछ देर पहले ही कुछ पढ़ा कि बड़ा अच्छा लिखा, यकजान जो दो कालिब को लिखा था बिर कैन एक ही काल। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी दिल एक और जिसे जान दो। जी हाँ, इसी तरह एक कौम दो रियासतें तक मिल्लत एक ही दौलत। जी हाँ, यानी ये देखा जाए दो रियासतें हैं, हाँ, लेकिन इनका दिल एक है। ऐसी रियासत आपको कहीं और दुनिया में नहीं मिलेगी। हाँ, अलबत्ता अज़रबैजान, क्योंकि वो भी तुर्की ज़बान बोलते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि दोनों मालिक को मज़ीद एक दूसरे के करीब आना चाहिए। और आपको ये मैं इवन जो है वो आर्टिकल भी लिख चुका हूँ कि पाकिस्तान, तुर्की और ईरान वगैरह को मिलकर नेटो की तर्ज का एक इदारा बनाना चाहिए जो अस्करी कुव्वत। आपने देखा होगा कि इस वक्त दुनिया में अस्करी कुव्वत के लिहाज दो इस्लामी ममालिक बहुत आगे हैं। एक पाकिस्तान अगर 8वें या 9वें नंबर पर है तो तुर्की 9वें या 10वें नंबर पर। अगर ये दोनों ममालिक मिलकर अस्करी कुव्वत बनाते हैं नेटो की तर्ज का, तो जो अरब ममालिक है, बाकी जो मुसलमान ममालिक है, वो फिर अमेरिका, यूरोप की तरफ नहीं देखेंगे, वो फिर पाकिस्तान और तुर्की की तरफ से देखेंगे। और ये मौका है हमारे लिए कि पाकिस्तान और तुर्की को मिलकर इस हिस्से में कोई अस्करी कुव्वत बनानी चाहिए नेटो तरफ की। क्या ऐसी कोई सजेशन डिस्कशन हो रही है? हाँ जी, एक्चुअली ये मैंने तजवीज़ पेश की है। अच्छा। दोनों तरफ पेश की। अब देखते हैं इस सिलसिले में क्या कुछ होता है, क्योंकि अब कदम उठाने की ज़रूरत है, इस पर अमल दरामद करने की। ये मौका है क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया में जो इमेज बना है ना, वो पहले नेगेटिव इमेज चला जा रहा था। अब पाकिस्तान का हर जगह पे एक पॉजिटिव इमेज है। पाकिस्तान राइजिंग पाकिस्तान, बड़ा अच्छा आपने वो किया है। ये राइजिंग पाकिस्तान का वक्त है, इस मौके को हम फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है और मज़ीद पाकिस्तान को ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। और इस पर जो है मैं सबसे बेहतरीन थी, क्योंकि पाकिस्तान अस्करी लिहाज से और तुर्की अस्करी लिहाज से बहुत मजबूत मुल्क है। इन दोनों ममालिक को, अरब ममालिक के लिए भी कुछ करना चाहिए। उनको अपने साथ मिलाकर एक ऐसी कुव्वत बनानी चाहिए जो पाकिस्तान तुर्की से साथ मिलकर जो है अमेरिका या यूरोप की तरफ ना देखना पड़े, क्योंकि ये ममालिक अपने मफाद के लिए काम करते हैं, जबकि हम लोग एज ए इस्लामी मुल्क होने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, जो बात आपने की ना कि पाकिस्तान का परसेप्शन या जिस तरह से पाकिस्तान के इमेज, उस पर आपने जो बात की, डू यू थिंक कि सिर्फ एक इस इवेंट ने, जो पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन थी जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा ही ज़बरदस्त अंदाज से जवाब दिया कि हमेशा हम ये बात करते हैं कि हम डिफेंसिव रहते हैं, हम कभी भी पहल नहीं करते, हम कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करते, ऐसा कोई कमेंट नहीं करते, ऐसा कोई स्टेप नहीं लेते जो कि डैमेजिंग होता है किसी भी सिचुएशन के लिए। लेकिन हाँ, जब जब हमारी तरफ किसी ने मैली आंख से देखा तो हमें ये पता कि हमने जवाब कैसे देना, और जिस तरह से जवाब हमने दिया है, वो चाहे फिर फ़ज़ाओं में दिया हो, वो चाहे फिर हमने ज़मीन से ज़मीन पर मार कर किया हो, वो चाहे फिर समंदर की हिफाजत कर दिया हो, चाहे फिर साइबर वॉरफेयर में किया हो, हमने हर लिहाज से, हर डोमेन पे जिस अंदाज से जवाब दिया, आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि उससे जो पाकिस्तान के इमेज एक डेवलप हो रहा था, उससे पहले जो परसेप्शन डेवलप हो रही थी, जो एक नेगेटिव चीज़ों को लोग ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे, वो यकसर बदल के रख दिया पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी दैट इज़ द राइट टाइम कि हम उस जो हमने टेक ऑफ किया बेहतरीन अंदाज से, हम जो आपने कहा राइजिंग पाकिस्तान, यस पाकिस्तान इज़ राइजिंग, हमें उसे नई बुलंदियों पर लेकर जाना है और हम सबकी जिम्मेदारी है एज एन इंडिविजुअल। बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारा सबका, अवाम का भी और फौज का भी, सबका, क्योंकि अब एक दूसरे एक ही पेज पर है और ये मौका है, इस मौके से फ़ायदा उठाना
करना चाहिए। भारत को एक चीज़ बता, भारत को ऐसा सबक मिल गया कि आइंदा कभी भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की फौजी कुव्वत से पंगा लेने अगर वो समझदार हुआ, जो कि वो नहीं है जी, अगर वो समझदार हुआ, हाँ समझदार, लेकिन मेरा ख्याल है वो अब समझ चुका होगा, उसको उसने सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान इतना भरपूर तरीके से जवाब दे सकता है और उसके जो है इस्लामी ममालिक तुर्की और आज़रबाईजान इसकी इस तरीके से भरपूर मदद कर सकते हैं। वो ये समझ रहा था कि पाकिस्तान अकेला है दुनिया में बैन प्लेटफॉर्म पर तनहा रह गया, लेकिन अब उल्टा असर हुआ। चाइना का नाम भी लेंगे जी, जिस तरह के चाइना ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, अगर रीजनल ममालिक की बात करें तो स्पेसिफिकली बहुत सपोर्ट, ईरान जिस तरह हमारे साथ, बाकी ममालिक हमारे साथ, तो हम सब मिलकर पूरे खित्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान इंडिया, इट्स द रीजन जो कि स्टेक पर बिकॉज ऑफ इंडियन एग्रेशन रहता है, हमने उसको बचाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी ये मौका पाकिस्तान के राइजिंग, पाकिस्तान एक जिसे कहते हैं कि कुव्वत, एक अस्करी कुव्वत तो था ही था। पाकिस्तान के पास एटम इस्लामी जिसे कह सकते हैं कि वाहिद मुल्क है जिसके पास यही मौका है। अगर देखा जाए फ़लस्तीन के साथ जो कुछ हो रहा है, वो वजह ये है कि अस्करी लिहाज से बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है, लेकिन अब पाकिस्तान ने दिखा दे कि हमारे पे कोई मैली नज़र से नहीं दे सकता। हम जो है फ़ौजी लिहाज से बहुत मजबूत हैं और किसी को अब हिम्मत नहीं हो सकती कि मैली आंख से पाकिस्तान को देखे। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आइंदा के लिए हिंदुस्तान या कोई भी मुल्क जो है पाकिस्तान को इस नज़र से कभी भी नहीं देखेगा कि जो पहले देखता है। वो जान गए कि पाकिस्तानी कौम, एक एक फ़र्द, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग सीसा पिलाई दीवार है। सर अब थोड़ा सा मैं कमेंट लास्ट में जरूर लूँगा एज अ हेड ऑफ TRT उर्दू सर्विस, थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बहुत से इंटरनेशनल इदारों को हम देखते हैं उनकी उर्दू सर्विस होती है, उसकी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है। सो TRT की उर्दू सर्विस, व्हाट्स दैट, थोड़ा सा बताएं कि कब से काम हो रहा है, कंट्रीब्यूशन क्या है उसकी? हाँ जी, देखा जाए जैसे हमारे यहाँ BBC की उर्दू सर्विस बिल्कुल इसी तरह टर्किश रेडियो टेलीविज़न की 41 लैंग्वेज में अब तकरीबन 46 लैंग्वेज हो चुकी हैं, जो इंटरनेशनल उस पर जो अपने प्रोग्राम जो है तुर्की ज़बान से उर्दू ज़बान में पेश करता है। अब उर्दू में, क्योंकि हमारा उर्दू लैंग्वेज का सबसे तुर्की के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात है, 52 से ये सिलसिला चला रहा, रेडियो टेलीविज़न पर जो है उर्दू सर्विस पेश की जा रही है। पाकिस्तान में जो कुछ होता है, तुर्की में जो कुछ होता है, वो इस रेडियो के थ्रू, इस वेबसाइट के थ्रू जो है वो पाकिस्तान के अवाम को उर्दू में जिसे कहते हैं कि हाजिर आपको तैयार मिल जाता है बजाय, क्योंकि आमतौर पर होता ही है कि बैन मीडिया पे तुर्की और पाकिस्तान के बारे में गलत खबरें जो है पेश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम से मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि डायरेक्ट अगर आपने तुर्की के बारे में सही खबर लेनी तो आपको सही जो खबर देने वाला इदारा है वो तुर्की का TRT है। आपके लिए उर्दू सर्विस पेश करे, उर्दू सर्विस से भरपूर फ़ायदा उठाएँ और आपको जो अल्फाज वगैरह होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में अर्दगान कहा जाता है, हालांकि वो अर्दगान नहीं, वो अर्दवान है, दो इसी तरह के जो मुख्तलिफ नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल जमील लिखना हो तो वो जमील J से नहीं लिखते, वो C से लिखते हैं, क्योंकि वो पढ़ा जाता है। इस तरीके से अल्फाज वगैरह जो है उनकी जो अदायगी की जाती है, वो अदायगी के बारे में सही भरपूर शक्ल से TRT उर्दू सर्विस से आप जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तुर्की पाकिस्तान के रिलेशन में क्या कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट हो रही है, तुर्की में क्या डेवलपमेंट हो रही है, ये सब कुछ अब TRT उर्दू में आप देखेंगे। और हमारा मकसद भी यही, दोनों मालिक को एक दूसरे के करीब लेकर आना, TRT उर्दू सर्विस के। एंड दैट्स हाउ यू आर डूइंग दैट सर, थैंक यू वेरी मच। आप साथ मौजूद थे, बहुत ज़बरदस्त काम आप माशाल्लाह कर रहे हैं। और अभी जो आप इस किताब की जो रुनुमाई ब्रदर जो इसको प्रॉपर आपने करना है लॉन्च, वो भी रिसेंटली इन फ्यू डेज़ हो जाएगी। इसके लिए सर विश यू ऑल द बेस्ट। उसके अलावा भी जो बहुत अच्छा काम माशाल्लाह करेंगे, क्योंकि आप रेगुलरली लिखते भी हैं अखबार में कॉलम निगार के तौर पर, वो भी बड़ा अच्छा काम। और जो आपने पाकिस्तान और तुर्की के अवाम को करीब करने में अपना रोल प्ले किया, इट्स कमेंडेबल सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आप यहाँ मौजूद थे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। डू यू लव चॉकलेट? इफ द आंसर इज नो, वेयर आर यू लिविंग? दैट्स माई क्वेश्चन। चूँकि चॉकलेट सबको पसंद होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बल्कि मेरे अक्सर दोस्त मुझे कहते हैं तो बच्चों की तरह चॉकलेट के दीवाने हो। अभी मेरी खाला चूँकि आजकल आई हुई है UK से, और वो भी बड़ी ज़बरदस्त चॉकलेट्स लेकर आई हैं, तो जब भी कोई बाहर से आता है ना तो आपको ज़्यादा खुशी चॉकलेट्स की हो रही होती है। सो मेरा भी कोई अगर दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर बाहर से आता है, मैं कहता हूँ और कुछ लाओ ना, चॉकलेट्स ज़रूर ले आना। सो चॉकलेट्स
आई मीन दैट डिपेंड्स ऑन योर मूड कि आपको डार्क चॉकलेट पसंद है, आपको मिल्क चॉकलेट पसंद है, वाइट चॉकलेट पसंद है, आपको हेज़लनट फ्लेवर वाली पसंद है, कौन सी पसंद है। रिसेंटली मैं अभी जब मलेशिया में गया तो वहाँ पे मैं एक फैक्ट्री मैंने विज़िट की और वहाँ पर मुझे जाके मालूम हुआ कि अच्छा इतनी ज़्यादा वैरायटी चॉकलेट्स की, जिसमें एक स्पाइसी चॉकलेट भी थी। आई मीन वो वाकई स्पाइसी चॉकलेट थी, एंड आई वाज लाइक ये भी होती है यहाँ पे। सो बहुत सी वैरायटी होती है, लेकिन आज हमारा मौज़ू वो ये है कि चॉकलेट आपके मूड को कितना अच्छा करती है, चॉकलेट की कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। चॉकलेट चूँकि कोकोआ से बनती है, अच्छा उसका अगर आपने कभी दरख्त देखा या उसका फल देखा कोकोआ कि कैसे कोकोआ से चॉकलेट बनती है, तो वो एक बड़ा मज़े का प्रोसेस होता है। आज हम इस मौजू पे बात भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम आज बात करेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है उससे मुतालिक, इसके करियर से मुतालिक भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर रही है, कितना इस बूम में, कितना इसमें पोटेंशियल है। बहुत से इदारे काम कर रहे हैं, बहुत से बच्चे जिनको शौक होता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाने का, वो कैसे इसमें अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन विल स्टार्ट विद चॉकलेट। ओके, सो हमारे साथ मौजूद सुरखाब तारिक, शेफ़ भी हैं। इसके अलावा जिस तरह से वो ट्रेनर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में, नेशनल असेसर भी, यानी कहीं पर भी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का अगर कोई एग्जाम होगा तो शील बिदवान जो कि कंडक्ट कर रही होंगी, तो शी इज़ अ की पर्सन इन दैट। आज हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। आपका नाम इतना प्यारा सुरखाब तारिक, आपको तो लोग ये भी नहीं कह सकते आपको क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, मुझे लोग कहते हैं ऐसा क्योंकि जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ उनको पर लग जाते हैं। माशाल्लाह, व्हाट अ कमेंट। सुरखाब, लेट्स स्टार्ट विद चॉकलेट थिंग। आपको पसंद है चॉकलेट्स? जी बिल्कुल पसंद है। शुक्र आपने इनकार नहीं किया, मैं कहता कहाँ रहती हैं आप। जी जी। तो चॉकलेट में डार्क चॉकलेट कहते हैं, इसके बड़े बेनिफिट्स होते हैं, आपके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं? वैसे बेसिकली हमें डार्क चॉकलेट ही खानी चाहिए और डेली कंज्यूम भी करनी चाहिए। जो डार्क चॉकलेट होती है, एक तो वो आपके मूड को स्विंग करती है, दूसरा ये आपकी इवन देन अगर अक्सर लोग बोलते हैं कि चॉकलेट खाने से बंदा मोटा होता है या वेट गेन होता है हमारा, तो बिल्कुल उनका रॉन्ग कंसेप्शन है। आप बिल्कुल इस बात को भूल जाएं, बल्कि चॉकलेट खाने से आपका वेट जो है वो नॉर्मलाइज होगा, आप बहुत अच्छी आपकी हेल्थ ग्रोथ होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कॉग्निटिव लर्निंग के ऊपर बहुत काम करती है। आपका दिमाग जो है वो तेज़ करती है, आपका जो है स्टमक के ऊपर बहुत अच्छे इफेक्ट छोड़ती है। इसके अलावा अगर आप चॉकलेट खाते हैं तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं। चॉकलेट खाएं पर दवाई समझ के। जी, और एंजॉय भी करें इसको। एंजॉय तो करें ही सो करें। जी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि हम अक्सर बात करते हैं कि चाय के बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन अगर मिल्क उसमें ऐड ना किया हो, कॉफ़ी के बड़े फ़ायदे हैं कि मिल्क ऐड ना किया हो, क्योंकि हमारी सारी बात हो जाती है जी हम उसमें दूध और चीनी ऐड करते हैं तो उसके बेनिफिट्स हमने कम कर दिए। क्या चॉकलेट के साथ भी ऐसा है कि जब डार्क चॉकलेट में हमने मिल्क ऐड कर दी या कोई और चीज़ ऐड कर दी तो उसके बेनिफिट्स कम हो जाते हैं? ऑब्वियसली शुगर कंटेंट के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को देख लें, क्योंकि कहा जाता है कि जो वाइट शुगर है वो वाइट पॉइजन का काम करती है ऑब्वियसली। और उसके साथ अगर हम चॉकलेट के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली आपको पता है कि प्रिजर्वर्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उसके जो डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं उसके साथ भी हम एडिंग कर रहे होते हैं चीज़ों की ना, प्री मिक्सर्स होते हैं वो ऐड कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन अगर हम डार्क चॉकलेट लेते हैं डेली, और इसकी ये भी है मसला, ये भी है कि आपको आदत भी पड़ जाती है। हाँ, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि फिर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको यूज्ड हो जाते हैं। जब प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं? नहीं, जब आप डार्क चॉकलेट्स खाते हैं। मैं वाकई सोचता कि मुझे क्यों इतनी आदत है, मुझे क्रेविंग हो जाती है। लिटरली मतलब होता है लोगों के घरों में ना कि अच्छा बच्चों के लिए चॉकलेट्स आती हैं यार, बच्चों के लिए रखती जाती हैं, तो हमारे यहाँ घर में ये होता है कि वो चॉकलेट्स आती हैं तो मेरे बच्चों के लिए मिलकर आते हैं ना, हम अपना शेयर रख लेते हैं, मेरा शेयर तो मैं छेड़ना नहीं है इसको। सो मुझे क्रेविंग होती है चॉकलेट्स। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक चॉकलेट्स होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि अब मुझे खानी ही खानी है, और मोस्टली रात के टाइम पे। I don't know why, but चले हर Obviously, वो टाइम कभी हो जाता है ना कि आप जिस टाइम पे खा रहे होते हैं उस टाइम आपको दोबारा दिल कर रहा होता है। ये भी होता है। ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी होता है। अब कितनी चॉकलेट खाई जा सकती है एक दिन में? नहीं, वो आप जो है ना अकॉर्डिंग टू आप जो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग भी होता है, वेट के अकॉर्डिंग भी होता है, लेकिन 1 स्लाइस एनफ आपके लिए। ऐसा नहीं है कि चॉकलेट बहुत कंज्यूम कर लेनी है तो वो भी हार्मफुल हो जाती है। अच्छा, वैसे में जो चॉकलेट केक्स होते हैं, चॉकलेट टार्ट्स, फॉर दैट मैटर डिजर्ट्स में चॉकलेट का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी इक्वली बेनिफिशियल होता है? उसके ऊपर एक लंबी डिस्कशन है, और ऑब्वियसली मैं इस इंडस्ट्री में काम करती हूँ, और बल्कि हमारे गौतम कॉलेज के अंदर भी चॉकलेट एकेडमी के नाम से बाकायदा हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। और इसके ऊपर जो है बच्चों आपको पता है कि चॉकलेट को हम मेल्ट करेंगे और जिस तरह के मोल्ड में हम उसको कन्वर्ट करेंगे वो शेप ले लेगी ऑब्वियसली। और चॉकलेट का केक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम है। अभी मैं एक कोर्स करवा रही हूँ बेकिंग का। ऑब्वियसली मैं एज अ शेफ़ भी काम करती हूँ और होटल मैनेजमेंट भी पढ़ाती हूँ टेफ्टा के अंदर। तो जो चॉकलेट है ना बेसिकली वो आपकी चीज़ों को वैरायटी देती है।
अगर आप वाइट चॉकलेट की बात करते हैं तो आप उसमें कलर डालते हैं, जिस तरह का भी कलर डालते हैं ना वो उस तरह की थीम क्रिएट कर लेती है। आप वाइट चॉकलेट के साथ जो है हम बटर क्रीम भी बनाते हैं, वाइट चॉकलेट के साथ हम जो है चॉकलेट केक्स भी बनाते हैं, लेकिन आप अगर डार्क चॉकलेट की बात करते हैं तो चलो वो तो डार्क केक हो बन जाता है, लेकिन वाइट चॉकलेट से तो हम बहुत सी वेरिएशंस करते हैं और शेफ का नाम ही वेरिएशन करना है। तो दुनिया में जो खूबसूरती है, जो मज़े हैं वो स्वीट्स के साथ ही। अरे वाह, उसके बगैर तो आपका दस्तरखाना अधूरा है। आपकी फेवरेट चॉकलेट डार्क चॉकलेट ही है? जी मेरी डार्क चॉकलेट है। ओके, अब आपने बताना है व्यूअर्स कि आपकी फेवरेट चॉकलेट कौन से, ब्रांड का नाम नहीं लेना आपने हमें बताना है कि मिल्क चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट है या कि डार्क चॉकलेट है या कोई स्पेशल फ्लेवर है। जिस तरह मुझे तो हेज़लनट अगर ऐड हो तो बहुत मज़े का लगता है वो। अच्छा, अब आते हैं आपके अपने प्रोफेशन के ऊपर। पाकिस्तान में हमने रिसेंट ईयर्स में देखा है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट जो है बहुत इसमें हमने बूम देखा है, इस इंडस्ट्री को हमने बहुत ग्रो होते देखा है और बहुत प्रोग्रेस करते देखा है। इसमें व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व रहे आपके ख्याल में? मैं आप लोगों ने मुझे इधर बुलाया, इस लिहाज से भी मैं कुछ अवेयरनेस भी दूंगी क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मेरी मदर भी शो देख रही है इस टाइम पे, शी इज़ इन US से माशाल्लाह, और उन्होंने उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा रोका था इस इंडस्ट्री में जाने से। और ओबियसली मेरी थोड़ी फैमिली में डॉक्टर्स ज़्यादा है, इस तरह इंजीनियर्स, तो उन्होंने मुझे बोला था व्हेन यू आर डूइंग मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर सो व्हाई आर यू डूइंग दिस दैट। सो आई सेड टू माई मदर, एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे ना कोई शो पे बुलाएगा और उधर मैं बोलूँगी कि मैंने बहुत अच्छा काम किया इस इंडस्ट्री में और मैंने बहुत अच्छा नाम बनाया है। और हर लड़की या किसी भी लड़की या लड़के के लिए कोई भी जो इंडस्ट्री होती है वो गलत नहीं होती है। आप कितने अच्छे तरीके से उसको इज्जत देते हैं और वो इंडस्ट्री किस तरह आपको इज्जत देती है। तो मामा मुझे शो पे बुला लिया और ऑब्वियसली मैंने काम किया इंडस्ट्री के अंदर। मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और लड़कों के लिए भी, और रैपिडली ग्रो कर रही है। आप बिलीव करें, मुझे दुख भी होता है अपने कंट्री के लिहाज से। पैट्रियोटिक हम लोग ऑब्वियसली पैट्रियोटिज्म हमारे अंदर है ऑब्वियसली, लेकिन हम लोग उसको उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बताएं कि FSC के बाद या कितने साल बाद अपनी डिग्री फॉर दैट मैटर आपने चाहे इतनी एजुकेशन अगर कर ली, दैट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? और इसमें भी डिफरेंट फॉर श्योर स्पेशलिटीज़ होती होंगी जिसमें लोग आगे जाते होंगे, लेवल्स हैं ना, तो थोड़ा सा गाइड करें जो इस वक्त यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं कि अच्छा किस तरफ के बच्चों को लेकर जाएं जहाँ पे पोटेंशियल भी ज़्यादा है। एक तो ये है कि पहले हम लोग ऐसा करते थे, जब हम लोगों की आपको पता है कि डेथ रेट बहुत नीचे आता जा रहा है, जैसे हम दुनिया आगे की तरफ जा रही है, ऐसे ही फास्ट हो रही है, उतना टाइम कम हो रहा है। तो पहले हम लोग मास्टर्स किया करते थे 21 ईयर्स की एज में या 25 ईयर्स तक हम पढ़ते ही रहते थे। उसके बाद हम जॉब ढूंढते थे, फिर लोगों की शादियां हो रही होती थी। ऑब्वियसली अभी ऐसा ही है कि अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस इंक्रीज़ हो चुके हैं और जो बच्चे मैट्रिक कर रहे हैं, हम लोग मैट्रिक के बाद इवन के टैफ्टा को बहुत रिकमेंड करूँगी मैं, नेफ्टेक को बहुत रिकमेंड करूँगी। ये लोग बच्चों को बहुत चीप प्राइस के ऊपर यानी कि फ़ीस के ऊपर कोर्स करवा रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है इसके ऊपर और गवर्नमेंट ने अभी ऐसे कोर्सेज़ करवाए हैं। मैं मोस्टली वो कोर्सेज़ लेती हूँ जो मतलब कि पेड नहीं होते, बच्चे जो है फ्री में वो कोर्स कर रहे होते हैं और आप वैसे ही कोर्स कर रहे होते हैं, उसके फ़ौरन बाद हम बच्चों की इंटरव्यूज़ करवाना शुरू कर देते हैं। इवन देन टैफ्टा में मैं भी काम कर रही हूँ GCT कॉलेज रावलपिंडी के अंदर, और मॉर्निंग में इस टाइम पे मैं कॉलेज में ही होती हूँ। तो उधर हम बच्चों को ना मिडल में भी कोर्सेज करवा रहे हैं। इवन देन जी मिडल के बच्चों को जो लोग अंडर मैट्रिक हैं। अब ये भी बताती चलूँ, ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो इंग्लिश लर्निंग का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है और हम लोग अभी तक वो ही ग्रामेटिकल रूल्स के अंदर हुए में इंडल्ज हुए हैं और हम लोग कंटिन्यूसली उतना नेटिव स्पीकर्स की तरह तो बात नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल भी हम बात नहीं करते उतना ज़्यादा। लेकिन अगर जो बच्चे अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर लेते हैं और जो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं, अगर वो मिडिल क्लास मिडिल अपनी पूरी कर चुके हैं पढ़ाई और मैट्रिक नहीं भी किया हुआ, तो उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बहुत से, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द ब्रांड्स बिकॉज अभी शो में नहीं ले सकती, लेकिन बहुत से इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिन्होंने, हमारी भी नथिया गली में परसों मैंने देखा, बहुत 100 कमरों का होटल था और वो इसके अलावा स्कर्दू में उन्होंने बनाया है। इसके अलावा और बहुत से ब्रांड्स हैं जो इस्लामाबाद में आपको मिल जाएंगे। एयरपोर्ट के पास बहुत से इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं। ऑब्वियसली मेरी उनके साथ मीटिंग्स भी हो चुकी हैं और अभी उन्होंने ना मतलब स्टार्टअप लेना है, उससे पहले ही जो होता है ना कि वो अपना सेटअप बना लेते हैं पूरा। तो उनके साथ भी हमारी बिल्कुल एक बातचीत चलती रहती है बच्चों के लिहाज से भी कि हमने उनकी जॉब्स करवानी है और किस तरह फर्दर। इसमें ना अपॉर्चुनिटी एक नहीं है। अब हॉस्पिटैलिटी का मतलब ये इट्स एक्ट ऑफ काइंडनेस।
एंड वेलकमिंग द गेस्ट एंड वर्क ऑन द बेसिक नीड्स। ग्रेट। बेसिकली देखा जाए तो रोटी कपड़ा मकान है। तो लॉजिंग इंडस्ट्री है बेसिकली। अगर आप घर के अंदर रहते हैं तब भी आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और आपके पास एक लिटरली यू हैव जस्ट ढाबा हियर, आपके पास एक ढाबा है, आप उसमें बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। आप यूट्यूबर बन सकते हैं। आप लोगों ने करके दिखाया है। ऑब्वियसली आपको पता है आजकल तो मतलब जो चाय बना रहे हैं उन लोगों ने भी इतना ज़्यादा ये चीज़ की है कि वो लोग इतना आगे पहुंच गए हैं। तो हम लोग तो इसके साथ फूड को भी रिलेट करते हैं और लॉजिंग इंडस्ट्री को भी रिलेट करते हैं। अगर हम फूड की बात करते हैं एज अ शेफ़, जब मैंने फर्स्ट टाइम कोर्स किया था तो उस टाइम पे ना शेफ़ का कोर्स था और कलनरी मैंने पढ़ा था। कलनरी आर्ट मीन, अब अक्सर लोग पूछते हैं शेफ़ क्या है और कलनरी आर्ट क्या है। कलनरी आर्ट ये होता है कि हम प्लेटिंग कैसे करते हैं, टेबल सेट कैसे होता है, ऑब्वियसली हम उसको आर्ट कैसे, एक फूड को आर्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम उसको कार्विंग की तरफ कैसे लेके जाते हैं। अब एक दाल चावल है आपको मिलते हैं ढाबा होटल पे और वही चावल आपको मिलते हैं 5 स्टार होटल में। वो सिर्फ टेबल सेटअप का डिफरेंस होता है। हाँ, हाइजीन मेंटेन होती है ऑब्वियसली, लेकिन इट डजंट मैटर कि आप किचन में जाके नहीं देख रहे कि हाइजीन कौन मेंटेन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। लेकिन ऑब्वियसली इंडस्ट्री है तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस तो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो केक हम बना रहे हैं घर के अंदर या कोई बड़ी इंडस्ट्री बना रही है वो कोई डायनासोर के अंडों से बना रही है या हम कोई चिकन के अंडों से बना रहे हैं। लेकिन ऑल डिपेंड्स ऑन द सेटअप। अच्छा, लेकिन उसमें ना कुछ वीडियोस भी आते हैं, मुझे कुछ मीम्स याद आएंगे जी। वो आपने बात की ना कंपैरिजन की, ढाबे से आपने अच्छा लिया जी ये दाल, सॉरी ये चावल के ऊपर दाल, अच्छा उसी के या यूँ करते हैं कि चले समोसे पे आ जाते हैं। आपने किसी भी रेडी से जाकर समोसा लिया, उसने आपको पैकेट में समोसा रख के दे दिया, आपने समोसा खा लिया। लेट्स सपोज, मुझे नहीं है इस वक्त पता एग्जैक्टली वो समोसा कितने का है, लेट्स अज्यूम कि वो 20 रुपीज़ का है, तो चले 40 कर लें, ये ना मुझे लोग कहेंगे नहीं मिलता इतने का। सो वो आपने समोसा लिया और आपने खा लिया, उसके अगेंस्ट वही समोसा एक 5 स्टार तो नहीं, चलो मैं 3 स्टार पे चला जाता हूँ। प्लेट के अंदर यहाँ आपने रखा समोसा, यहाँ आपने डाले 3 ड्रॉप्स केचप, एंड पे आपने केचप बस यूँ कर दिया, एक लाइन खींची, एक आपने उसमें कोई कोरिएंडर का लीफ रख दिया और आपने कहा जी ये आपका जी 250 और 300 समथिंग लाइक। नो, इट्स 1000 प्लस। ओके, मैंने तो देखे बहुत यू कैन कंसीडर लाइक दैट। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है, हम लोग बच्चों को फ्रेंच टर्म्स पढ़ाते हैं क्योंकि कुकिंग के ऊपर ना हम एशियंस ने सिर्फ हाँ स्पाइसेस पे काम किया, लेकिन हमने उसके ऊपर बुक्स नहीं लिखी हैं। ठीक है, अभी इंशाल्लाह ताला मेरी भी बुक आएगी इंशाल्लाह। तो इस पे ना जो इटालियन टर्म्स हैं और फ्रेंच टर्म्स हैं वो यूज़ होती हैं। अगर किसी ने आपने से समोसे की बात की, उससे मुझे ज़हन में आया डम्पलिंग पोटैटो विद रेड सॉस, यू नो, हमने ऑर्डर कर दिया ठीक है कि मैं डम्पलिंग पोटैटो आने वाला है और उसके ऊपर कुछ वो है, वो छोटा सा एक बड़ी सी प्लेट में छोटा सा समोसा, उस पर यूं करके सॉस जा रही है। तो हमारे तो 1500 रुपये गए ना, साथ टैक्स भी था ना। तो ऑब्वियसली ये अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग जॉब नहीं भी करते, मैं तो ये बात बोलती हूँ कि किसी ने जॉब नहीं भी करनी तब भी वो ये कोर्स करे, क्योंकि आपको पता है फूड इज अ लव लैंग्वेज। इट इज लव लैंग्वेज। बहुत से लोगों की लव लैंग्वेज फूड है, ऑब्वियसली हर बंदे की होती है। आपको पता है कि ये सिर्फ इंसानों के लिए बात नहीं की मैंने, ऑल लिविंग बींग्स के लिए बात कर रही हूँ मैं। ये सब जितने भी, आप अगर जानवरों को खाना डालना शुरू कर दें, आप परिंदों को डालना शुरू कर दें, वो आपको पहचानना शुरू कर देंगे और उसी खाने को आपने तरतीब देना है, तहजीब से रखना है। और आपको पता है एथिकली वेज जितना हमें इस्लाम सिखाता है, हमारा मजहब हमें सिखाता है, कोई भी चीज़ हमें नहीं सिखा सकती। एब्सोल्युटली। तो आप ये देखें कि आप उसी से कमा सकते हैं, ये पूरा एक प्रोफेशन है। आई मीन देयर इज लॉट टू डिस्कस अबाउट इट, बट वक्त मुख्तसर था। सरखाब, थैंक यू वेरी मच, बहुत माशाल्लाह अच्छा काम कर रही हैं। और आपकी अम्मी को आज हम फिर कहते हैं कि देखिए आंटी शी मेड इट टू राइजिंग पाकिस्तान। तो ये उन तमाम माओं के लिए भी है, उन तमाम बच्चियों के लिए जो ये कहते हैं कि अच्छा, बच्चों के लिए मैंने इसलिए स्पेसिफिकली कहा क्योंकि नॉर्मली में देखते हैं कि अच्छा उनको कहा जाता है ये प्रोफेशन नहीं या ये प्रोफेशन नहीं। जो वो करना चाहती हैं प्लीज़ उनके पर बन जाएं, उनके बाजू बन जाएं, उनका हाथ थामे, उनको कहीं उड़ो, आगे बढ़ो, एंड द स्काई इज़ योर्स। ये बड़ा ज़रूरी होता है, फिर वो वाकई बहुत आगे उनकी उड़ान होती है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में अब एक सितारे की हम आपसे मुलाकात कराएंगे। और जब हम कहते हैं ना सितारे की मुलाकात, तो आप समझ जाते हैं कि मोस्टली चूँकि हम बात करते हैं ऐसी इंडस्ट्री की जहाँ पर बड़े चमकते दमकते सितारे में नज़र आते हैं। इन फैशन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल मॉडल यानी इंटरनेशनल फैशन इंडस्ट्री के साथ वो काम करते हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स से उन्होंने काम किया। 10 साल से माशाल्लाह वो इन मॉडलिंग, इन एक्टिंग, इन होस्टिंग वो काम कर रहे हैं।
एवरी ईयर वो पाकिस्तान विजिट करते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ वो काम करते हैं। अकबर राशिद इनका नाम है, यूके में सेटल्ड हैं, और आई जस्ट केम टू नो कि वो पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा मैं बेसिकली तो पढ़ाता हूँ, मॉडलिंग जो है ना वो कह सकते हैं कि मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, बिल्कुल साइड पे कर रहा हूँ, शौक के तौर पर, पैशन के तौर पर, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ। इक्वली पैशन होगा फॉर श्योर वो भी। सो आज आपकी उनसे मुलाकात भी कराते हैं, ज़रा उनकी जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं, क्या सोच वो रखते हैं पाकिस्तान आकर, इस वक्त कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसमें एक्टिंग से मुताल्लिक उनकी राय क्या है। जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं वो डिनाई करते हैं, तो क्या दिल में ऐसे महसूस होता है कि यार नहीं डिनाई करनी चाहिए थी, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन कि इतना वक्त उनके पास नहीं होता, क्योंकि वो थोड़े से टाइम के लिए पाकिस्तान आते हैं। तो अकबर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं अकबर? वालेकुम सलाम, आई एम वेरी गुड, ग्रेट टू हैव यू जी। एवरी ईयर विजिट पाकिस्तान, राइट? जी, हर साल पाकिस्तान में आते हैं जी। जैसे आपने बोला कि माय मेन प्रोफेशन इज़ टीचिंग, तो जब टीचिंग से अब इस बार पाकिस्तान आए, मैं छुट्टियाँ लेकर आया स्पेशल। ओके जी। सो वो जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं वो तो फिर कहते होंगे सर एक सेल्फी हो जाए। हाँ जी, ज़्यादातर मैंने देखा है स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैं उनके साथ इंगेज तो नहीं बात करता, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहिए, और ये जो मेरी ज़्यादातर पर्सनल लाइफ है जो जिसमें मेरा पैशन है, जैसे मॉडलिंग एंड एक्टिंग, तो दोनों को मैं मिक्स नहीं करता ज़्यादातर। ओके। फिर भी जब वो वहाँ से महसूस तो हो जाता है ना स्टूडेंट का सवाल करने का अंदाज़, बात करने का अंदाज़ कि अच्छा वो फ़ैन भी है, आपका स्टूडेंट तो है, ये फ़ैन भी है। सो व्हाट डू यू डू देन? जी, ये वो होता है काफ़ी, आई मीन खुद आई वर्क विद टीनेजर्स, तो टीनेजर्स होते हैं 16 से 19 साल के, तो अगर फ़ैन होते हैं, आई मीन दैट्स समथिंग दैट आई फील फ्लैटर्ड अबाउट, मुझे खुशी होती है, लेकिन अगेन यू हैव टू हैव द बाउंड्रीज, इज़न्ट इट? जो बाउंड्रीज लाइन इंसान को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। फिर वो मैं उनको बता देता हूँ कि ये जो मेरा काम है इस पे ध्यान ज़्यादा दे, टीचिंग पे है, मेरी मॉडलिंग पर्सनल लाइफ पे नहीं है। अरे वाह, क्या होने का, बस ठीक है, बस ठीक है, वहीं पर रहो, दैट्स वेरी राइट। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपने कैसे आगाज़ किया मॉडलिंग का? जी, तो स्टार्ट मैंने जैसे आपने बोला 10 साल पहले स्टार्ट किया था, तो एक वाक़या सा था, मुझे इतना मॉडलिंग का इतना पता नहीं था, लेकिन ये ज़रूर पता था कि अगर मैंने जाना है शोबिज़ इंडस्ट्री में ही जाना है, तो जहाँ मैं रहता हूँ लंदन में, मेरे घर के सामने एक एजेंसी खुली थी। नहीं तो वैसे मैंने यहाँ पर वैसे नॉर्मल शूट करवाया था, तो मेरी सिस्टर ने वो शूट उनको दे दिया, तो उन्होंने मुझे बुला लिया ऑडिशन के लिए, तो अल्लाह का शुक्र है वो ऑडिशन मैंने पास कर ली थी। तो फिर उसके बाद मुझे एडवर्ट मिला, तो फिर उसके बाद एक से बाद दूसरा काम मुझे मिलने लगा। और कुछ पिक्चर्स भी हम आपके दिखा रहे हैं, बड़ा आपने ग्रूम का शूट किया हुआ है। जी, ज़्यादातर ये फैशन वीक थे, वो जो फैशन वीक मैंने किया लंदन में, इंटरनेशनल फैशन वीक। ओके, व्हाट्स दैट बेस्ट मेल मॉडल ऑफ द ईयर? जी, ये मैगजीन, ये दिस इज़ अ मैगजीन, इंटरनेशनल मैगजीन था, तो उन्होंने मुझे दिया था बेस्ट मेल मॉडल ऑफ ये, और मैगजीन में डाला था ये वाला। तो ये शूट वैसे पाकिस्तान में हुआ है, तो ये दूसरे एक और ब्रांड का एडवर्ट था, ये TVC एडवर्ट था फीमेल मॉडल के साथ, ये भी किया मैंने। जी, ये भी फैशन वीक था, होटल में काफ़ी ब्रांड फेमस होटल लंदन में, तो काफ़ी नामी ग्रामी शो है, तो उसमें किया था ये भी यहाँ पे किया था लाहौर में शूट, ये भी मैगजीन के लिए था, एक डिज़ाइनर। अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे बताएं कि व्हाट डू यू थिंक कि आपको ज़्यादा काम लंदन में क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ योर एथनिसिटी, क्योंकि हम देखते हैं डाइवर्सिटी को बड़ा वेलकम किया जाता है, या कि कोई और रीज़न आपको लगती है? होता ना, अच्छा नहीं, आई लुक गुड, आई एम टॉल, आई एम स्मार्ट, मैंने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, मैं कैरी बहुत अच्छा करता हूँ, या मेरी फॉलोइंग बहुत अच्छी इंस्टाग्राम पे। व्हाट डू यू थिंक इन योर केस, व्हाट आर द फैक्टर्स? In regards to getting work in London, yeah. We talk about modelling. I mean, it's a diverse industry, isn't it? वहाँ पर जैसे काम के मुताबिक you can like as a British Asian model, you can wear different outfits and get away with it kind of thing as well. But Pakistan is mainly जैसे पाकिस्तानी इंडस्ट्री का ये मेन चीज़ है कि इस यहाँ पे ज़्यादा पाकिस्तानी क्लोथ को ब्रांड को इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो वो यूटिलाइज करते हैं उस लिहाज में। एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क इन रिगार्ड्स टू दैट यू कैन फिट इन, तो एक्टिंग के लिहाज में देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट यू कैन गेट in regards to that. I mean, I do get work in Pakistan like you said, but this is more of a holiday stroke working and stroke business as well. Right. और अभी जो पाकिस्तान आए हैं, तो आई एम श्योर कि यहाँ भी बड़ी आपकी बिजी रूटीन होगी कि अच्छा वो डिफरेंट ब्रांड्स, उनको पता होता है कि अकबर राशिद इज कमिंग टू पाकिस्तान, वो पहले से अप्रोच कर लेते हैं कि आपने हमारा शूट करना है। जी बिल्कुल, मैंने आने से पहले मैंने पोस्ट डाला था, तो मुझे काफ़ी ब्रांड्स ने मुझे इनबॉक्स किया, DM किया कि हमारे साथ कोलैबोरेट करना। अभी कल परसों भी आया काफ़ी एजेंसी के साथ, तो मैंने ज्वाइन भी उनके साथ किया, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम आपको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। उनका काम मैंने देखा था, तो बहुत अच्छा है। तो अभी मैंने कुछ शो भी किए हैं, तो मैंने सोचा चलो जब टाइम हो, अवेलेबिलिटी हो, शो भी करूँ, फिर वो भी पाकिस्तान खाना भी खाऊँ, इंजॉय करूँ, सब चीज़ें करूँ। अब आए पाकिस्तान में। अच्छा, जब पाकिस्तान आते हैं, और पाकिस्तान में अब होता है ना कि जब भी बाहर से कोई आता है उसका दिल करता है कि मैं पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड भी ट्राई करूँ, मैं यहाँ भी जाऊँ, वहाँ पे मैं चटखारे खाने खाऊँ, मैं स्पाइसी खाने खाऊँ,
फिर बीमार भी हो जाते हैं बिल्कुल ऐसे होता है जी, लेकिन वो तो इंसान को फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना, आपको पता है ना। अब इतनी टेम्पटेशन है सामने, तो इंसान खुद को कैसे रोके। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैंने स्ट्रीट फूड देखा है, गोलगप्पे मैंने देखे, वो काफ़ी मेरे फेवरेट है, जो आइसक्रीम वगैरह, वो जो कुल्फ़ी है, तो मैं इंसान सोचता है चलो अगर मैंने खाना है तो खा लूँ, बेनिफिट कर लूँ, क्योंकि बार बार ये मौके नहीं मिलेंगे हम खा सकेंगे। नहीं, बट यू आर वेरी फिट माशाल्लाह। तो ये जो लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और फिटनेस एंथुजियास्ट होते हैं, वो बड़ा नाप तोल के खा रहे होते हैं कि अच्छा इतना खाना है, इतना कैलोरी इनटेक होना चाहिए। नहीं ये बात सही है, लेकिन देखना अब मैं आपको कह रहा हूँ, अब मैं पाकिस्तान आया ना, छुट्टियों पे आया हूँ, तो मैं वो नहीं देखता, स्ट्रिक्ट डाइट नहीं देखता। मैंने सोचा अब यहाँ पर आने का क्या फ़ायदा अगर खाने ना मैं खा सकूँ, तो वो तो मैं वहाँ पर डाइट करता हूँ। मैंने सोचा वहाँ पर अपने आप को, जैसे आपने बोला है कि स्ट्रिक्ट डाइट, कैलोरी काउंटिंग, लेकिन यहाँ पर मैं सोचा चलो मुझे आज़ादी थोड़ी मिली है तो वो ब्रेक चाहिए। लेकिन ये चीज़ है, लेकिन अगर मॉडरेशन में खाएँ तो वो कोई बुरा नहीं, अगर ज़्यादा खाएँ तो हर चीज़ ज़्यादा लिमिट होनी चाहिए, तो वो सेहत के लिए बुरा होगा। दैट्स वेरी ट्रू। क्या फ़र्क लगता है आपको वहाँ की इंडस्ट्री और यहाँ की इंडस्ट्री में काम करने के एतबार से? जिसका हम इसलिए भी सवाल रखना था कि अगर हमें लगे कि अच्छा ये चीज़ें ऐसी जो इम्प्रूव हो सकती हैं, तो हम उसे इम्प्रूव करें भी, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लंदन एंड पाकिस्तानी इंडस्ट्री? दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। तो सच में अगर बोलूँ तो यहाँ के मुझे नहीं लगता इतना टैलेंट की कदर है। मैं अपनी एक्सपीरियंस से बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने दूसरे लोगों से किया जो एस्पायरिंग मॉडल्स हैं, तो वो मुझे रब्ता रखते रहते हैं मेरे साथ, तो कहते हैं हमें वो काम नहीं मिल रहा यहाँ पर, तो उनको वो जैसे उनकी जो टैलेंट को यूटिलाइज़ नहीं हो रहा। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे हर वक्त काम मिलता, हालांकि मैं खुद काम को ना करता हूँ, क्योंकि काम मैं खुद करता हूँ टीचिंग का, तो मेरी वो अवेलेबिलिटी नहीं होती, वो मैं काम नहीं कर सकता। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा, नोटिस किया, जिनसे मेरी बात हुई है कि उनके यूटिलाइज़ नहीं हो रहा जो उनका पोटेंशियल है, उनका जो टैलेंट है, मेन चीज़ यहाँ पर मैंने देखा। लेकिन क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा इसमें ये भी एक एलिमेंट है कि आप अपने आप को सही पहचानते भी नहीं है? यानी हमने बहुत से लोगों को देखा है जो बस ये कहते हैं मुझे एक्टिंग करनी है, या वो कहते हैं नहीं बस मुझे तो पहले लीड रोल मिल जाए, मैं तो छा जाऊंगा ड्रामे में जाके। हालांकि उसने ना ड्रामे का कुछ पता है, ना उसने एक्टिंग की है, ना उसने सीखा है, ना उसने थिएटर किया है, लेकिन वो कहता है कि नहीं बस मुझे सिर्फ एक मौका मिले, मैं अगला हमजा अली अब्बासी हूँ। जी बिल्कुल। नहीं ये भी होता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि अगर मेहनत करो, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, चाहे चलो अल्लाह का शुक्र है मुझे मौका मिला था, लेकिन मैंने फिर भी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा, 10 साल लगे, तो माशाल्लाह इतना काम किया। आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं। बिल्कुल शॉर्टकट का कोई रास्ता भी नहीं होता। मैं कहता अगर बेबी स्टेप्स लेने होते हैं। जी बेबी स्टेप, वही मैं कहता हूँ। मैंने ये कल परसों एक और शो किया था, तो वो मुझे पूछ रही थी, मैंने उसको बोला कि मुझे फ़ख्र कि मुझे आज ये दिन है कि मैं बड़े एक्टर के साथ बैठा हूँ, ये तो एक ख्वाब था इंसान को, मैंने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचूँ, तो मुझे फ़ख्र है और खुशी उस बात की। ये नहीं कि मैं शॉर्टकट ले आऊँ तो मुझे उस बात की खुशी नहीं होगी। वो सेम। एंड ये जो एलिमेंट हमने डिस्कस किया, ये शॉर्टकट वाला, ये हमारे नौजवानों में है, इसलिए हम इसको डिस्कस करें ताकि हम डिस्करेज करें इसको, अपने आप को पहचानें, मेहनत से ना घबराएं, मेहनत से ना भागें, उससे ना कतराएं। और ये जो होता है ना यार, बस मैं फलाने को फ़ोन कर दूंगा, या फ़ोन कर देते हैं, या सिफारिश आपसे भी करते होंगे कि मुझे हर दफ़ा आती है। अब मैंने डैड को ये बात बताया था, मेरे चाचा आए थे कलगढ़ में, तो मुझे कहते हैं कि तुम्हारा टीवी शो जब होगा ना मुझे भी साथ ले जाना। मैंने बोला चाचा मैं ऐसे नहीं लेके जा सकता, वो कोई सेलिब्रिटी हो, कोई किसी ने काम किया हो, तो कहते हैं नहीं मैं शेयर एक दो पढ़ लूँगा, टीवी शो मुझे साथ ले जाना हॉट सीट पर। मैंने कहा आप ऑडियंस के पीछे बैठ सकते, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे साथ आके बैठे। अच्छा ये भी देखे होता है, बहुत से लोग कहते हैं बस हमें शो में बुला लो, हम कहते हैं अच्छा क्या बात करेंगे, कहते हैं कुछ भी बात कर लेंगे, मतलब कुछ भी बात नहीं होती, इट्स रिस्पॉन्सिबल कंटेंट होता है, तो ज़ाहिर है उसमें बड़ा ज़रूरी है। नॉट जस्ट कि आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आप शो में आएंगे, आपने अपने डोमेन में कुछ किया होता है या किसी ऐसे सब्जेक्ट पे आपकी एक्सपर्टीज़ होती है, सो फिर हम शो पे इनवाइट भी कर रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने हाई अचीवर्स होते हैं, अपने अपने डोमेन में काम किया था, उनको हम बुला रहे होते हैं। सो वेरी राइटली सेड कि बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स ये सिर्फ ये सुनकर डिसाइड करना कि आप मुझे शो में बुला लें। सो वी ट्रूली रिस्पेक्ट कि आप आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वही तो जी वो समझते हैं जी। तो आपने एक और बात अच्छी की थी कि ज़्यादा इंसान जब मेहनत करेगा ना तो इज़ अ लर्निंग कर्व। तो मैं इसे कोई देखता हूँ कि लेसन टू लर्न, तो फेलियर से इंसान सीखता है। ये बात है कि नो टेकिंग बाय शो। आप कभी फेलियर एक्सपीरियंस किया आपने? जी काफ़ी था। अब इस इंडस्ट्री में जब मैंने नया स्टार्ट किया था, चलो अल्लाह का शुक्र है जो पहली कैंपेन मिली थी, तो फिर उसके बाद जब काम मिलता तो फिर होता ना फैशन वीक में जैसे फेलियर्स, फॉर एग्जांपल डिज़ाइनर के आउटफिट उन्होंने मुझे घर भेज दिया था, कुछ काफ़ी इंसिडेंट्स ऐसे हुए। क्यों घर भेज दिया था? कुछ हुआ था बैक स्टेज बेसिकली डिज़ाइनर का, तो मैं इतना नहीं जानता था इंडस्ट्री के बारे में। तो उन्होंने मुझे आउटफिट दिया था, मैंने बोला मुझे दूसरा वाला चाहिए, तो वो कहते हैं तुम मॉडल हो, तुम ये नहीं डिसाइड कर सकते, तुम सिर्फ हैंगर हो, तुमने कपड़े पहने। तो उस बात से मुझे थोड़ी टेंशन आ गई थी, क्योंकि पता है जंग जब स्टार्ट किया इंसान को इतनी नॉलेज नहीं होती। तो फिर मैं सोचा मैं वो पहनूंगा, बने मुझे ना पहनाओ, मैंने तुम्हारी वॉक नहीं करनी। फिर उसने बोला चलो जाओ इस शो से। और अच्छा वैसे इनकार करने की वजह क्या थी? आपको वो आउटफिट पसंद नहीं था, वो आपको फिट इन नहीं था, क्या था? नहीं, क्योंकि दूसरे जो
लड़के ने लिया था वो मैंने पहना था। मुझे स्पेसिफिक तब था लाइक अगर आप इंडस्ट्री में स्टार्ट हो, आप में इतना नहीं आप जानते होते कि यू कैरिंग द आउटफिट, चाहे कोई भी आउटफिट हो, आपका काम है कैरी करना। पर मैंने सोचा कि मुझे अच्छा लग रहा है, वो मैंने शूट करूँगा, वो पिक्चर्स मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ कि मैंने ये डिज़ाइनर का पहना हुआ है, वो वाला नहीं। तो यही मसला था। ओके, अच्छा, ऐसे कोई एक्सपीरियंस पाकिस्तान में भी हुआ कभी? नहीं, यहाँ पर नहीं हुआ। नहीं, यहाँ पर नहीं हुआ। मैंने यहाँ आप खुद चूज कर लेते होंगे ना? नहीं, ये बात अब अल्लाह का शुक्र है, जब मैंने जो फैशन वीक पाकिस्तान फैशन वीक की उसने डिज़ाइनर मुझे अच्छा वाला दिया था, तो मैं उससे खुश था। शायद मुझे पता नहीं तस्वीर दिखाई थी, लेकिन ब्लैक आउटफिट था जो मुझे वैसे ही पसंद था, तो ऐसे नहीं मौके नहीं आए। अच्छा, जो आना चाहते हैं मॉडलिंग में, एक्टिंग में, बल्कि पूछूंगा आपका अपना एक्टिंग एक्सपीरियंस कैसा है, जो आना चाहते हैं उनको आपका मशवरा क्या है? जी, यहाँ पाकिस्तान में मैंने एक चीज़ किया कि नंबर 1 प्रोफेशनल पिक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप लें किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर, चाहे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, यानी पोर्टफोलियो शूट कराएं। बिल्कुल, ये नहीं कि देखें अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका हजर भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा। तो कोई अच्छा सा फोटोग्राफर लें, पोर्टफोलियो शूट करें। फिर एजेंसी, यहाँ पे बहुत अच्छी एजेंसी है, पता नहीं मैं नाम ले सकता हूँ कि नहीं, मैंने खुद ज्वाइन किया, तो वो प्रमोट करती है सही टैलेंट को, उनसे काम मुझे भी काफ़ी मिला। तो अगर आप में है वो पोटेंशियल, वो आपको यूटिलाइज करेंगे। दैट्स ग्रेट। आप अपना एक्टिंग एक्सपीरियंस बताएं, आपने ज़्यादा मॉडलिंग को एंजॉय किया या एक्टिंग को एंजॉय किया? आई मीन दोनों एंजॉय किए, लेकिन मैंने स्टार्ट ऑफ जैसे मेरी फोर्टे मॉडलिंग ही थी, क्योंकि ज़्यादातर मैंने मॉडलिंग में काम किया। एक्टिंग का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मैंने ब्रिटिश एशियन मूवी भी की थी, अभी इंशाल्लाह रिलीज़ होगी जी उसमें। लेकिन एक्टिंग में ये है कि बहुत ज़्यादा थोड़ा मोर चैलेंजिंग है, ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है उसमें। और मॉडलिंग में ये है कि चलो शूट वगैरह कर ली तो इंसान चला जाता है, लेकिन एक्टिंग में आपको उस रोल में डलना पड़ता है। तो उसमें जब कर जाए वो रोल में आपको निकालना पड़ता है खुद को उस रोल में, बेसिकली एक्टिंग के। ओके, प्रपोजल्स तो बहुत आते होंगे? एक्टिंग के नहीं, शादी के। ये क्या पाकिस्तान में की है, लंदन में? डीएम में आपके डीएम भरे होते हैं जी, ये बात सही है। अभी मेरे डैड सोच रहे कोई अच्छा रिश्ता हो तो मैं इसकी शादी करा दूं। अच्छे रिश्ते से क्या मुराद है? चलिए, आप चूंकि यू आर एलिजिबल बैचलर, तो हम इसलिए आपसे पूछते हैं कि जो आपका क्राइटेरिया क्या है शादी को लेकर? अब जी, ये भी कल वो फैमिली आई थी, वही सेम चीज़ पूछ रही थी। क्राइटेरिया मेन चीज़ होता है इंसान का जो कंपैटिबिलिटी होता है, वही मैं डैड को समझा रहा हूँ कि हमारी जनरेशन थोड़ी अलग है। आपकी जनरेशन के मुताबिक कंपैटिबिलिटी होना ज़रूरी है, जिसके साथ ज़िंदगी पूरी गुजारनी है, थोड़ी तो उसके साथ अंडरस्टैंडिंग हो, बस मेन चीज़ यही है, और कोई चीज़ नहीं। तो ऐसा शख्स क्यों नहीं मिला आपको अभी तक? क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेकलिस्ट है मेरे लिए, तो मुझे वो नहीं पसंद कि कोई कंडीशन ऐसी हो या वैसी हो कंडीशन। मैं कहता हूँ अगर शादी किसी से करनी है ना, कंडीशन बिना हो, ये नहीं कि सौदाबाजी हो शादी में, सिर्फ इंसान को जाने, उसको रखे, उसकी पर्सनैलिटी को देखे, तो फिर दो कहते ना कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं, साथ में चलें ऐसे। सो लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज? आप देखते लेकिन आप मेरी मैरिज करा के छोड़ेंगे, आप देखते जो खुदा अल्लाह ने नसीब में रखा हो तो वो इंशाल्लाह होगा। What do you believe? I mean, आपको जनरली क्या लगता है कि लव मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल है या अरेंज मैरिज सक्सेसफुल? अब दोनों सक्सेसफुल है, डिफरेंस दो नहीं करनी ना जी। नहीं, वही तो मैं कहता हूँ। अब अगर कोई इंसान को अच्छा इंसान मिल जाए जो शादी से पहले जिसको आप जान पहचाने, तो मैं कहता हूँ वो भी अच्छा होता है, क्योंकि बिकॉज आप उसकी आते जाते हो जानते हो शादी से पहले, तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होती है। अगर माँ बाप से किया रिश्ता जैसे अरेंज मैरिज, आपको पता नहीं वो कैसी होगी, शादी के बाद पता चलना है। फिर वो टेस्ट एंड ट्रायल पीरियड होता है, फिर इंसान का। इन योर केस व्हाट डू यू थिंक, अम्मा पापा मान जाएंगे अगर आप कहेंगे कि मुझे यहाँ शादी करनी है? मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है, मेरी माँ बाबा बहुत खुश है। मुझे कहते वो एक चीज़ मेन हो, वो मुसलमान हो, उसके बावजूद हमें कुछ परवाह नहीं, कोई भी हो, कोई भी मुल्क की हो, हम खुश हैं। एथनिसिटी मैटर नहीं करती है, कास्ट मैटर नहीं करती है, नथिंग मैटर्स। और इतना माँ बाप ने आज़ादी दी, कहते माशाल्लाह आपकी खुशी में मेरी खुशी है, बस आप खुश हो तो हम खुश हैं। तो अभी आप इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। हंस रहे होंगे पीछे, वो हंस रहे होंगे, शादी का टॉपिक आपने छेड़ा हुआ है वो। लेकिन मैं उनका तर्जुमान बन गया इस वक्त। आई एम श्योर कि माँ बाप की बड़ी ख्वाहिश होती है ना, जवान औलाद के बाद की ये ख्वाहिश होती है कि अच्छा सेहरा सजाना है। बिल्कुल जी। और फिर ये शादी अब यू नेवर नो, पाकिस्तान में होती है, लंदन में होती है, दैट डिपेंड्स। अब नसीबों की बात है, दैट्स डिपेंड्स। जो आप कहते हैं डायरेक्ट कहते हैं यहाँ पर अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो देखेंगे। ये जो हर साल आप आ रहे हैं ना पाकिस्तान, मुझे लगता है कुछ चक्कर है। चक्कर नहीं ज़्यादातर मैंने जैसे आपको बोला ना, जैसे ब्रेक भी मिल जाती है, फिर कज़न वगैरह पूरा ख़ानदान माशा यहाँ पर, तो हमें अच्छा लगता है कि उनके साथ फिरना टुरना और फिर साइट सीइंग करना। कहते हैं जितनी पाकिस्तान में खूबसूरती है उतनी जैसे स्विट्ज़रलैंड के मुताबिक होती है, तो वो भी हम यूटिलाइज करते हैं। दैट्स ग्रेट। कोई एक टिप, कोई ऐसी बात, ऐसी एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं? ये और से इन रिगार्ड्स टू, जैसे आपने बोला इन रिगार्ड्स टू योर ड्रीम्स, क्योंकि ज़्यादातर मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं एस्पायरिंग मॉडल से। मैं कहता हूँ गाइस नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम। अगर जैसे आप में 100% वो पैशन है जैसे मेरे में थी और है, कमिटमेंट है, यू आर हार्ड वर्किंग एंड
you know anything is possible. आप you achieve all your dreams as well. But main चीज़ है जैसे आपने बोला कि मेहनत करें 100% ज़रूर, ये नहीं शूट कर रास्ता ढूंढें और दूसरे को encourage करें. ये सोशल मीडिया मैंने ये एक चीज़ और ट्रेंड देखी कि जब मैंने खुद की बात निकला लेकिन देखा कि बहुत ट्रोलिंग होता है आजकल. लोग बुरी चीज़ कहें ये हो गया वो ना करें. अपने आप को ज़्यादा पॉजिटिव रखें तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. इससे आपको काम ज़रूर मिलेगा फिर. That's very true. अच्छा, क्या कभी किसी ने ये शिकायत की कि we are underpaid या we are not being paid for what that was communicated or committed? In regards to पाकिस्तान मॉडलिंग के लिए, एक्टिंग के लिए, बिकॉज आजकल हमें देखने का आवाज़ उठी है कि बहुत से एक्टर्स, बहुत सीनियर एक्टर्स भी ये बात करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्शन हाउसेस के पास बार बार जाना पड़ता है कि हमारे आपने पेमेंट्स क्लियर नहीं किए. एंड दैट इज़ समथिंग जो कि डिस्टर्ब करती है इस इंडस्ट्री को, डिस्टर्ब करती है उनकी लाइफ को, उनकी पर्सनल ग्रोथ को भी. सो व्हाट डू यू थिंक, ऐसा सिचुएशन आपने कभी देखी है, किसी ने आपसे शेयर की हो? नहीं, पाकिस्तान में मैं यकीन करो मेरे साथ ऐसा नहीं वाक़या हुआ. किसी ने आपसे अपने बारे में कहा हो? जी, काफ़ी ने कहा हुआ कि यहाँ पर होता है. लेकिन मेन चीज़ है कि देख हम 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती. आई मीन 1-2 हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो तो मैं ऐसा करता हूँ. अगर फॉर एग्जांपल अगर पेमेंट का कुछ इशू हो तो मैं इंसान पहले ही वो डील कर लेता है. तो उनको कहता है वो पहले मेक श्योर कर लेना इंशाल्लाह ऑन द डे यू गेट योर पेमेंट, फिर वो मसला ना हो अगर ना हो. लेकिन अगर बाद में रखें तो फिर आपको पता है पैसा का मामला है, फिर मसले होते हैं. टिप दिया कि आप कोई भी चीज़ सब करने वाले हैं स्पेशली इस इंडस्ट्री में तो आप कहें जी एडवांस पेमेंट, चाहे वो कुछ परसेंटेज हो, लेकिन एडवांस पेमेंट शुड बी देयर. बिल्कुल. अकबर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. बहुत अच्छा आउटफिट, बहुत अच्छा कैरी आपने किया हुआ है. आपकी पिक्चर्स बहुत मजे की. आप इंस्टा में देख रहे थे कि माशाल्लाह जिस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट ब्रांड्स को, इट्स अमेजिंग. और ज़ाहिर यू आर पाकिस्तानी लिविंग देयर, वहाँ के ब्रांड से काम करते हैं, ये हमारे लिए भी एक अचीवमेंट की बात होती है कि जिस तरीके से आप ग्रो करें, आगे बढ़ रहे हैं. नाज़रीन, अपना फीडबैक आज के शो से मुतालिक ज़रूर दीजिएगा. और आज की जो बात हम आखिर में करेंगे वो ये है कि हार्ड वर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप ज़रूर इस पर फोकस करें. वो शॉर्टकट्स, वो किसी से सिफारिश कराने का कल्चर या बात, या बस फलाने से कॉल करा लूँगा किसी भी डोमेन में, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट. मेहनत करें, फोकस्ड रहें और आगे बढ़ें. दोबारा मुलाकात कल करेंगे इंशाल्लाह सबीन के साथ. वो ठीक हो जाएंगी. तब तक अल्लाह हाफिज़.